I just come across with Jai, who is with who is in AM Jadhav group. So he just told me, and just that's why I just joined this training. Okay, great. Nice to know. So it was very hard to get that profit back, whatever I drained. Hmm. So Very true. since like last 6 months, I've been trading with the edge, whatever the strangle trader. एक नए और उस टॉपिक का नाम है आईवीपी. दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू. आई थिंक लेटली इन लास्ट 2 years ओनली दिस कॉन्सेप्ट हैव कम इन. अमेरिका में कंपनी है टेस्टी ट्रेड. तो उस कंपनी के ओनर ने, द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी टेस्टी ट्रेड, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है. राइट, ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट मैं समझाने से पहले आपको एक और चीज समझा दूं कि फॉर एग्जांपल, कोई अभी भी अनम्यूटेड है. 1 मिनट में जाके सबको म्यूट कर देता हूँ. Okay, ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज कि हम लोग हमेशा है ना ऑप्शन, हम लोग जब मार्केट में ट्रेड करते हैं, कैश मार्केट में, तो हम वॉल्यूम देखा करते हैं. तो हम कई बार बोलते हैं कि ये हाई वॉल्यूम है, कई बार बोलते हैं कि ये लो वॉल्यूम है. और इनिशियल डेज में जब मैंने वॉल्यूम को देखना शुरू किया, तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता था कि हाई वॉल्यूम यानी कितना वॉल्यूम. मैं हमेशा सर को पूछा, अभी अभी भी कई लोग मेरे को पूछेंगे कि सर कितने कैपिटल से मार्केट में आना चाहिए. अरे जितना भी कैपिटल हो आप आ सकते हो. राइट, हाँ, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है ये बताओ, एक स्ट्रेटेजी समझने के लिए या एक स्ट्रेटेजी करने के लिए, तो वो बात सही है. बाकी मार्केट में कितना कैपिटल आना चाहिए, जितना भी कैपिटल लाओ इतना. I have seen many people trading with 25 crore capital. I have seen 2-3 companies who has been doing pro trading, यानी pro trading, दूसरे क्लाइंट का पैसा लेके भी वो लोग, they are doing it with 200 crore rupees, right? So I think every kind of money is possible to trade. लेकिन people ask me and say कि कितना पैसा लगाना चाहिए. ऐसा कुछ होता नहीं. ये मार्केट में कम ज्यादा कुछ है नहीं. आप जानते हो कि एक दिन के अंदर अरबों डॉलर का, अरबों यूएस डॉलर का, या फिर अरबों लाख करोड़ रुपीस का टर्नओवर एक दिन में हो जाता है. एनएससी की वेबसाइट पे जाके देखिए. यानी नो अमाउंट इज टू बिग अमाउंट फॉर द मार्केट. राइट, मिनिमम कैपिटल को एक स्ट्रेटेजी में कितना लगेगा ये पूछोगे तो ज्यादा सही रहता है. एनीवे, नाउ जब मैं वॉल्यूम देख रहा था तो मुझे कोई बोल रहा था कि हायर वॉल्यूम यानी कितना वॉल्यूम, और मैं भी कई बार ऐसा सोचता था कि हायर वॉल्यूम यानी कितना वॉल्यूम. बट देन आफ्टर फ्यू इयर्स आई रियलाइज कि वॉल्यूम इज अ रिलेटिव टर्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, पहले 5 मिनट में 50 लाख का वॉल्यूम होता है, 1 करोड़ का वॉल्यूम होता है पहले ही 5 मिनट ऑफ द ट्रेड. जस्ट इन फर्स्ट 5 मिनट 50 लाख 1 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हो जाता है. अगर मैं एबीबी नाम का एक शेयर है, एशियन ब्राउन बोरी, उसकी मैं बात करूं तो पूरे दिन में 1000 स्टॉक नहीं ट्रेड होते हैं. अगर एबीबी में एक दिन में 5000 का वॉल्यूम आ जाए तो उसके लिए वो हाई वॉल्यूम है. रिलायंस के लिए 5 करोड़ का वॉल्यूम एक दिन में आ जाए तो उसके लिए कम वॉल्यूम है, क्योंकि हर रोज 25 करोड़ का वॉल्यूम आता है. आज 5 करोड़ का आ गया तो वो कम है. अभी आप सोचोगे कि रिलायंस का 5 करोड़ का वॉल्यूम है, फिर भी आप इसको कम बोल रहे हो. एबीबी का सिर्फ 5000 का वॉल्यूम है, उसको आप हायर बोल रहे हो. इसलिए क्योंकि एबीबी कम वॉल्यूम में ट्रेड करने का आदी है, आज उसका 5000 भी हो गया तो ज्यादा वॉल्यूम है. रिलायंस बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करने का आदी है. रिलायंस का आज वॉल्यूम कम हो गया तो वो कम वॉल्यूम है. यानी रिलायंस का वॉल्यूम ज्यादा है या कम, अगर मुझे ढूंढना है तो रिलायंस के वॉल्यूम के साथ ही, रिलायंस के हिस्टोरिकल वॉल्यूम के साथ ही मुझे उसका कंपैरिजन करना चाहिए. अगर एबीबी का आज का वॉल्यूम ज्यादा है या कम मुझे ये देखना है, तो मुझे एबीबी के वॉल्यूम को सिर्फ एबीबी के वॉल्यूम से ही, एबीबी यानी एशियन ब्राउन बोरी एक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बड़ौदा में भी वो कंपनी है. तो एबीबी का वॉल्यूम मुझे देखना है, तो उसी के हिस्टोरिकल वॉल्यूम के साथ मुझे कंपेयर करना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि एबीबी का वॉल्यूम ज्यादा है या नहीं, रिलायंस का वॉल्यूम ज्यादा है कि नहीं. डू आई मेक सेंस इन दिस पॉइंट गाइस? डू आई मेक सेंस? यस सर. राइट. Yes. तो उसी तरह से अगर कोई आपको ये पूछे कि भैया इस स्टॉक में आईवी, फॉर एग्जांपल मेरे को कोई पूछे कि आइडिया का आईवी 40 है और मेरे को कोई बोले कि रिलायंस का आईवी 25 है, तो उसमें से दोनों का किसका ज्यादा? तो पहली नजर में तो मुझे ये लग रहा है कि आइडिया का आईवी ज्यादा. आपको भी यही लगेगा कि आइडिया का आईवी ज्यादा.
लेकिन क्या आपको पता है कि आइडिया पिछले पूरे साल 60 के आईवी के ट्रेड कर रहा था? अगर आज आइडिया का 40 आईवी है तो वो कम है। क्यों? क्योंकि आइडिया का हिस्टोरिकल आईवी ऐसा कहता है कि पूरे पिछले साल वो 60 आईवी के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस पिछले पूरे साल में 15 के आईवी से ट्रेड कर रहा था। आज अगर उसका 20 आईवी है तो वो ज्यादा है। तो रिलायंस का आईवी ज्यादा है या नहीं, रिलायंस का वॉलेटिलिटी ज्यादा है या नहीं, वो मुझे कब पता चलेगा? जब मैं रिलायंस के आईवी को रिलायंस के ही हिस्टोरिकल आईवी के साथ कंपेयर करूंगा। एम आई मेकिंग सेंस नाउ? Yes. Yes, sir. Right. Yes, So, sir. yes, very good. Thank you so much. So, implied volatility percentile, IVP का मतलब है implied volatility percentile. Implied volatility percentile does the same thing. What it does, it suggests the percentage of the time the underlying remained below current IV in last whole year. यानी IVP क्या बोल रहा है? IVP हमें जब भी दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको IVP मिलता है 90%, IVP 90% का मतलब है कि हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो स्टॉक पिछले पूरे साल में जितने भी ट्रेडिंग डे थे उन ट्रेडिंग डे में 90% ऑफ द टाइम करंट आईवी के नीचे ट्रेड कर रहा था। उसका करंट आईवी हमें मालूम भी नहीं है। मान लो कि करंट आईवी 30 है, तो ये जो स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो पिछले पूरे साल में करंट आईवी के नीचे 90% ऑफ द टाइम था। इसका मतलब है कि करंट आईवी के ऊपर जाने का वो स्टॉक आदी नहीं है। बराबर कि नहीं? करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ जिस स्टॉक का आईवीपी ज्यादा उसका आईवी ज्यादा। यस और नो? Yes. जिस स्टॉक का आईवीपी कम, जिस स्टॉक का, मान लो किसी स्टॉक का आईवीपी 25% है तो उसका आईवीपी कम हो गया। इसका मतलब कि उसका करंट आईवी जो भी है वो कम है। यस और नो? यस। वेरी गुड। अब म्यूट कर दो अपने आप को। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी स्टॉक का करंट आईवी क्या है ये मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। किसी स्टॉक का करंट आईवी क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट आईवी ज्यादा है या कम ये मुझे देखना है तो मुझे उसका आईवीपी देखना चाहिए। सो आई विल नॉट सी आईवी बट आई विल सी आईवीपी। आईवीपी इज एन इंपॉर्टेंट टूल क्योंकि आईवीपी बताता है कि अगर आईवीपी ज्यादा तो करंट आईवी जो भी है वो ज्यादा, अगर आईवीपी कम तो करंट आईवी जो भी है वो आईवी कम। तो आईवी तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। आज के बाद मैं सिर्फ आईवीपी ही देखूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट और डू आई हैव टू रिपीट इट अगेन? Yes, understood. सर रिपीट करिए एक बार। रिपीट। ओके, चलो मैं रिपीट करता हूं। देखो, आईवीपी का फुल फॉर्म है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल किसी स्टॉक का अगर मान लो 85% है, वो परसेंटेज में नापा जाता है, तो आईवीपी किसी स्टॉक का 85% है, तो इसका मतलब ऐसा है कि उस स्टॉक का करंट आईवी मान लो एक्स है, यानी हमें पता नहीं क्या है लेकिन कुछ अमाउंट है, एक्स अमाउंट उसका करंट आईवी है। ये करंट आईवी बात कर रहा हूं। किसी एक स्टॉक, नाम है उस स्टॉक का एबीसी नाम का एक स्टॉक है जिसका करंट आईवी x% है, मुझे पता नहीं कितना परसेंटेज है, लेकिन आईवीपी उसका 85% है। तो आईवीपी हमें ये कह रहा है कि पिछले पूरे साल में जितने भी ट्रेडिंग डेज थे, मान लो पिछले पूरे साल में 220 ट्रेडिंग डेज हम हमेशा एक ईयर में होते हैं, तो 220 ट्रेडिंग डेज में से 85% ऑफ द टाइम ये स्टॉक जो भी आईवी अभी ट्रेड कर रहा है उसके नीचे था। इसका मतलब है कि पिछले पूरे साल में करंट आईवी के नीचे ट्रेड कर रहा था, यानी करंट आईवी के ऊपर जाने की उसकी उम्मीद कम है। इसका मतलब है कि करंट आईवी स्टॉक का जो भी है वो ज्यादा है। अब आप समझे कि नहीं ये बात को? Yes, sir. राइट। तो अभी मैं क्या कहता हूं, अभी उसको ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, अब सिंपल समझ लो। अभी एक सिंपल समझ लो, जिस स्टॉक का आईवीपी ज्यादा उसका आईवी ज्यादा, जिस स्टॉक का आईवीपी कम उसका आईवी कम। अब इतना ही समझो, जिस स्टॉक का आईवीपी ज्यादा उसका आईवी जो भी है हमारे लिए ज्यादा होगा, जो भी है हमारे लिए ज्यादा होगा। जिस स्टॉक का आईवीपी कम उसका आईवीपी जो भी है हमारे लिए कम रहेगा। फर्स्ट इंस्टेंस आईवी ज्यादा तो आईवीपी ज्यादा,
तो आईवी ज्यादा, आईवीपी कम तो आईवी कम। यानी आईवी हमें देखने की जरूरत ही नहीं, हम आईवीपी से ही पता लगा लेंगे कि आईवी ज्यादा है या कम, राइट। तो हमारे लिए सिंपल हो गया। अभी आईवीपी को किसको ज्यादा बोलेंगे? देखो सिंपल एक मीनिंग है, अगर आईवीपी 80 से अप होता है, 80 से अप होता है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई करंट आईवी जो भी है उसके नीचे रहने का स्टॉक आदि है, इसका मतलब है कि करंट आईवी इंक्रीज्ड है। अगर किसी स्टॉक का आईवीपी 20%, 25% या 20%, मे भी इसको हम 75% भी बोल सकते हैं, 75 to 80, 20 to 25, राइट। अगर किसी स्टॉक का आईवीपी 20 to 25% है, यानी वो स्टॉक करंट आईवी के ऊपर ही रहने के लिए आदी है, तो उसका करंट आईवी जो भी है वो लोअर आईवी है, लोअर आईवी है। यस, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए? यस सर। Yes. वेरी गुड। तो इसका ये मतलब हुआ कि हाई आईवीपी मींस हाई करंट आईवी। हमें करंट आईवी पता भी नहीं है, किसी स्टॉक का करंट इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है हम में से कोई नहीं देखेंगे। हाँ, ज्योति कुमार जी देख रहे थे अभी, या तो फिर सुमित देख रहे थे, दोनों में से कोई एक अभी देख रहा था करंट आईवी, तो उनको देखने दो, हमें देखने की जरूरत नहीं, हम आईवीपी देखेंगे, राइट। हम आईवी नहीं देखेंगे, हम आईवीपी देखेंगे। करंट आईवी कम है या ज्यादा वो आईवी देखने से नहीं पता चलता, करंट आईवी कम है या ज्यादा वो आईवीपी देखने से पता चलता। उसी तरह से करंट आईवी लो है या ज्यादा हमें नहीं पता चलता, आईवीपी देखने से पता चलता है। अगर आईवीपी लो है तो करंट आईवी जो भी है लो है। मान लो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा बताता हूं, और देखो आईवी क्या है, आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हमेशा मीन की तरफ चलती है। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी अगर बहुत कम हो गई ना तो वो ऊपर जाएगी, बहुत बढ़ गई ना तो वो नीचे आएगी, बहुत नीचे चल गई तो ऊपर चली जाएगी, बहुत ऊपर चली गई ना तो नीचे आएगी, बहुत नीचे जाएगी ना तो ऊपर जाएगी, ऊपर आ गई तो नीचे आएगी, नीचे जाएगी तो आईवीपी अगर बढ़ गई तो नीचे आएगी, नीचे आ गई तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली गई तो नीचे आएगी, नीचे चली गई। इट इज अ मीन रिवर्टिंग। वो अरे यार, अरे यार ये निकल जाता है, हाँ ये रहा, इट इज मीन रिवर्टिंग। तो इट इज अ मीन रिवर्टिंग फिनोमिना, वो मीन के नजदीक आता रहता है। करंट आईवी, जो करंट आईवी जो परसेंटेज में नापते हैं जिसको, उसको वो मीन रिवर्टिंग होता है, यानी वो हमेशा मीन के पास चला जाएगा। अगर किसी स्टॉक में आईवी हायर है तो ऐसे स्टॉक में ऑप्शन को बेचना चाहिए। क्यों बेचना चाहिए? क्योंकि कभी ना कभी आईवी नीचे जाएगा, वॉलेटिलिटी नीचे जाएगा, यानी आपने ऑप्शन का प्रीमियम जो भी बेचा है वो प्रीमियम घट जाएगा। अगर अगर हाई आईवी वाला कोई स्टॉक हमें मिल गया, हाई आईवी वाला कोई स्टॉक मिल गया, तो ऐसे स्टॉक में हमें कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है तो हम ऑप्शन को बेच के वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आईवी अगर कम होगी तो ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा। अगर हमने 10 रुपए में बेचा है, 5 रुपया हो जाता है तो हमें फायदा होगा। 10 रुपए में बेचा था, अभी 5 रुपया हो गया, हमें फायदा हो गया, यानी हम ऑप्शन के प्रीमियम को बेच पाएंगे। अगर हमें पता चल जाता है कि किसी ऑप्शन का आईवी बहुत लो है, किसी ऑप्शन का आईवी बहुत लो है, अगर हमें ऐसा पता चल जाता है, तो ऐसे स्टॉक में हमें कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी होगी तो हम ऑप्शन खरीद के वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि आईवी नीचे है तो कभी ना कभी ऊपर जाएगी। अगर आईवी ऊपर जाएगी तो कॉल और पुट का प्रीमियम बढ़ाएगी। अगर हमने बाय किया हुआ है तो हमें सीधा का सीधा बेनिफिट होगा। ये बात समझे कि नहीं? आईवी मीन रिवर्टिंग है, नीचे आ गया तो यस सर। बाय करना चाहिए। Yes, sir. वेरी गुड। नीचे आया तो ऑप्शन बाय करना चाहिए, ऊपर चला गया तो ऑप्शन को सेल करना चाहिए। तो दूसरी एक बात कि आईवी से पता नहीं चलता कि वो ज्यादा है कि कम, इसके लिए हम आईवीपी देखेंगे। यानी आईवीपी 75 से 80 बढ़ जाएगा, आईवीपी 75 to 80 हो जाएगा, यानी हम यहां पे कहीं पे होंगे, यहां पे कहीं पे होंगे, यहां पे कहीं पे होंगे, तो हम सोचेंगे कि हमें ऑप्शन को सेल करके स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। अगर आईवीपी 20 to 25 हो जाता है, 20 to 25 हो जाता है, तो हम यहां कहीं पे है, हम यहां कहीं पे है, हम यहां कहीं पे है, हमें ऑप्शन बाय करके अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। किसी एक स्टॉक में आईवीपी 15% है,
इसका मतलब क्या हुआ, आईवी ज्यादा है या कम है उस स्टॉक का? कम है। आईवी कम है, वेरी गुड, आईवी लो है। तो ये स्टॉक लो आईवी वाला स्टॉक है। इसमें कोई भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? ऑप्शन खरीद के बनाएंगे कि ऑप्शन बेच के बनाएंगे? खरीद के बनाएंगे। अभी ये ऑप्शन का टेक्निकल एनालिसिस चार्ट मैंने देखा और मुझे ये स्टॉक ब्रेक डाउन करता हुआ दिख रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्रेक डाउन करता है तो मैं तो या तो कॉल बेच सकता हूं या पुट खरीद सकता हूं। मैं क्या करूंगा? पुट खरीद सकते। पुट खरीद। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया बहुत अच्छे। जिसको नहीं पता चला मुझे बोलो कि सर नहीं पता चला, तो मैं उसके साथ कॉन्वर्सेशन करूंगा। सबको पता चला, वाह वाह, क्या बात है। चलो मैं एक और स्ट्रेटेजी देता हूं, तो फिर आपको एग्जांपल पूछता हूं। तो अभी एग्जांपल की बारी। अगर सबको पता चला तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा चैट विंडो में अपने आप यहाँ पे खोल लेता हूं। चैट विंडो में आपको आंसर करना है, राइट? एक स्टॉक का आईवीपी है, एक मिनट, एक स्टॉक का आईवीपी चल रहा है अभी 98% आईवीपी चल रहा है, और वो स्टॉक 98% आईवीपी चल रहा है, और वो स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस में बेरिश ब्रेकआउट है। बेरिश ब्रेकआउट है, तो उसमें हम क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? कोई बता सकता है? बताओ। विकास जी, आपने तो विकास जी ने क्या लिखा है? हाँ, बराबर। ओके, वेरी गुड फ्रेंड्स, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगा था कि आप गलत आंसर देंगे, लेकिन आई एम ग्लैड सबको पता चल गया। देखो, भार्गव दवे ने लिखा है सेल कॉल और बाय पुट। भार्गव जी, बाय पुट तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आईवीपी इतना बड़ा है, यानी करंट आईवी उस स्टॉक का ज्यादा होगा। अगर आप कॉल बाय करते हो, आईवी घट जाएगी, तो बाय पुट में आपको लॉस दिखने लगेगा। तो आप बाय पुट क्यों करोगे? सेल कॉल ही करोगे। भार्गव दवे साहब, प्लीज अनम्यूट करो, जवाब दो। Okay, so सेल कॉल इज द राइट आंसर। got it. गॉट इट, वेरी गुड। तो सेल कॉल, आई सैल्यूट गाइस, यू आर टू गुड। आप लोगों ने तुरंत ये जवाब दिया। जनरली लोग ये आंसर देने में फेल कर जाते हैं, और मुझे लगा कि आप लोग कॉन्फिडेंटली खाली खाली बोल रहे हो, समझ गए, लेकिन आप नहीं समझे। कोई बात नहीं, चलो अभी दूसरा एग्जाम्पल। यानी आप लोग बहुत स्मार्ट हो, तो चलो मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा। अभी जवाब तुरंत मत देना, पहले मेरे क्वेश्चन सुन लो। मेरे पास दो स्टॉक है, एक है बर्जर पेंट और दूसरा है एशियन पेंट। ओके, दूसरा है एशियन पेंट। मैं यकीन से कह सकता हूं कि 10% लोग तो गलत ही गलत होंगे। 10% लोग इस क्वेश्चन में गलत ही गलत है। देखो, बर्जर पेंट का अभी आईवी चल रहा है, 25, और एशियन पेंट का आईवी चल रहा है 35। बर्जर पेंट का आईवीपी अभी चल रहा है, नहीं, इसको एक मिनट, इसको 35 कर देते हैं और इसको 25 कर देते हैं। एशियन पेंट, बर्जर पेंट 35, फिर से मैं लिखता हूं, सॉरी, मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए ना। मेरे पास दो स्टॉक है, बर्जर पेंट और एशियन पेंट। आईवी, राइट? मैं आईवी कहता हूं एशियन पेंट और बर्जर पेंट। उसमें से बर्जर पेंट का अभी का आईवी है 35% और एशियन पेंट का आईवी है 20, और दोनों स्टॉक का आईवीपी है, बर्जर पेंट का आईवीपी भी उसका 35% है, और इसका आईवीपी है 93%। मुझे बताओ कि दोनों स्टॉक में से किसका आईवी ज्यादा? बर्जर पेंट और एशियन पेंट, किसका आईवी ज्यादा है?
एशियन पेंट्स। नहीं, लिखना है। म्यूट कर दो और लिखो। राइट। 10% लोग गलत होंगे, मैंने बोला था 10% लोग गलत होंगे। ओके। एक तो महेश पवार जी ने बर्जर पेंट बोला है, वैशाली जी ने बर्जर पेंट बोला है, राइट। किसका आईवी ज्यादा, ऐसा मैंने बोला था। तो बर्जर पेंट महेश पवार ने बोला है, वैशाली जी ने बर्जर पेंट बोला है, राइट। फिर बोला है सनत कुमार मलिक साहब ने बर्जर पेंट बोला है। फिर सनत कुमार मलिक ने 2 बार बर्जर पेंट बोला है, उनको पक्का कॉन्फिडेंस है। ओके, राइट। यानी चलो आपका बैच अच्छा है, 10% लोग तो नहीं है, 10% लोग तो नहीं है, लेकिन कम लोग है। और ये सौरभ सिंह ने तो क्या जवाब दिया, पी बाई की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि दोनों में से किसका आईवी ज्यादा है, राइट। किसका आईवी ज्यादा है। और ये एक भाई साहब तो बोल रहे हैं कि बर्जर बाय करना चाहिए और एशियन सेल करना चाहिए। बाइंग और सेलिंग तो यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया है। तो ये तो एकदम ही पुत्तु स्वामी, आप हर एक सवाल सही रखते हो, लेकिन ये सवाल तो आपने बिल्कुल गलत दे दिया कि बर्जर बाय करना चाहिए और एशियन नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या था आप समझो, मेरा क्वेश्चन था कि किसका आईवी ज्यादा है, करंट आईवी किसका ज्यादा है। दिखने में बर्जर पेंट 35 दिख रहा है, आंसर क्या है। देखो, बर्जर पेंट का आईवी करंट 25% है, लेकिन आईवीपी 93% है। इसका मतलब है कि एशियन पेंट पिछले पूरे साल 25 से नीचे रहने का आदी है, 25 से नीचे रहने का आदी है एशियन पेंट, और बर्जर पेंट 35 से ऊपर रहने का आदी है, क्योंकि उसका आईवीपी 35% है। यानी बर्जर का आईवी कम है और एशियन का आईवी ज्यादा है। तो जिन लोगों ने भी एशियन पेंट का आईवी ज्यादा लिखा है वो सारे के सारे सही आंसर। मैंने पुट बाय कॉल बाय अभी कुछ पूछा ही नहीं है, बेरिश हो या बुलिश होता तो मैं कुछ पूछता, मैंने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। तो इतने जवाब देने वाले लोग तो सारे गलत थे। जिन्होंने लिखा एशियन पेंट वो सारे के सारे सही जवाब। कई लोगों ने बर्जर पेंट लिखा है, और फिर भी मेरी बात नहीं समझ आई तो मुझे बोलो कि सर नहीं समझ आया, तो मैं आपको फिर से समझाऊं। जिन लोगों ने बर्जर पेंट रखा है इनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज बर्जर पेंट अंडरस्टूड, अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि सर नहीं समझ पाए। समझ गए सर, थैंक यू। अंडरस्टूड तो समझ गए, ओके, गुड। आईवी आप तो देखते हो, मैं तो देखता ही नहीं। स्टॉक में करंट आईवी देखने का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। स्टॉक में आईवीपी देखना चाहिए, कौन से स्टॉक में ऑप्शन सेल करना चाहिए वो देखना चाहिए, कौन से स्टॉक में ऑप्शन बाय करना चाहिए वो देखना चाहिए। जिस स्टॉक का आईवीपी ज्यादा है वहां पे ऑप्शन सेल करने का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, जिस ऑप्शन का आईवीपी कम है वहां पे ऑप्शन बाय करने का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। लेकिन कौन सा ऑप्शन बाय करोगे ये डिपेंड करेगा उसके टेक्निकल एनालिसिस पे, मे बी उसके डेरिवेटिव एनालिसिस पे। कौन सा ऑप्शन सेल करोगे ये डिपेंड करेगा उसके डेरिवेटिव एनालिसिस पे या फिर उसके टेक्निकल एनालिसिस से। तब तक तो हमें पता ही नहीं चलना है कि पुट बाय करना है कि कॉल बाय करना है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर। यस वेरी गुड। तो चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। ये आखिरी ग्रीक है और इस ग्रीक का नाम है गामा। जी फॉर गामा, जी फॉर गैलपिंग ऑफ डेल्टा, जी फॉर गामा, जी फॉर गैलपिंग ऑफ डेल्टा। आपको पता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? जितना उसका डेल्टा है उतना बढ़ेगा। मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, जितना उसका डेल्टा है उतना उसका प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन डेल्टा भी डायनामिक होता है फ्रेंड्स। हर पॉइंट मार्केट बढ़ेगा तो हर पॉइंट पे डेल्टा भी चेंज होता रहेगा। डेल्टा खुद चेंज होता है क्योंकि डेल्टा इज अ डायनामिक। तो डेल्टा खुद चेंज होता है। डेल्टा को कौन चेंज करता है? डेल्टा को चेंज करने वाला आदमी गामा है फ्रेंड्स। डेल्टा को गामा चेंज करता है। गामा हमेशा डेल्टा को चेंज कर देगा। तो आज के बाद
अगर मुझे कोई पूछे कि गामा का मेजरमेंट क्या है, तो गामा का मेजरमेंट डेल्टा है। डेल्टा का मेजरमेंट क्या है? डेल्टा का मेजरमेंट रुपीस है, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन प्रीमियम को चेंज करता है, इसीलिए डेल्टा का मेजरमेंट रुपीस होता है। गामा डेल्टा को चेंज करता है, इसीलिए गामा का मेजरमेंट डेल्टा होता है। चलो, गामा यानी क्या? अगर फ्यूचर 1 रुपया बढ़ गया तो डेल्टा कितना चेंज होगा, उसे गामा कहते हैं। 1 रुपया फ्यूचर बढ़ गया तो प्रीमियम कितना चेंज होगा, उसको डेल्टा बोलते हैं। 1 रुपया फ्यूचर बढ़ गया तो डेल्टा भी चेंज होना है, तो डेल्टा कितना चेंज होगा उसको गामा बोलते हैं। वेरी गुड, नाउ आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। इट सजेस्ट हाउ मच डेल्टा विल चेंज विथ 1 रुपी इंक्रीज इन अंडरलाइन। फ्रेंड्स, पहली एक बात, आज तक दुनिया में आपको किसी ने ऐसा ग्रीक नहीं सिखाया होगा जिसका डेफिनेशन एक ही सेंटेंस में मिलता हो, राइट? मैं किरण जादव एंड एसोसिएट का अननेसेसरीली अच्छा बोलना ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एटलीस्ट इतना जरूर बता दूंगा कि किरण जादव एंड एसोसिएट कंपनी ने आपके पास चीजों को लाने से पहले बहुत निहायती सिंपल करके लाए हैं। आपने टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप हमारे साथ किया था, तो वो भी हम बहुत सिंपल करके आपके पास लाए थे। अगर ऑप्शन ग्रीक किसी से सीखोगे तो वो बहुत लेंथी सब्जेक्ट बना देंगे। मुझे लगता है कि 5 साल में भी आप ऑप्शन ग्रीक नहीं समझ सकते, लेकिन हमारे साथ अगर यहाँ पे समझते हो तो हमने चीजों को सिंपल कर दिया है। 1 रुपया फ्यूचर चेंज होने से ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, उसे हम डेल्टा कहते थे। 1 रुपया फ्यूचर के चेंज होने से डेल्टा कितना चेंज होगा, तो उसको हम गामा कहते हैं, यानी गामा का मेजरमेंट डेल्टा है। फ्रेंड्स, इतना सिंपल किसी ने नहीं समझाया होगा। देखो, कॉल डेल्टा और पुट डेल्टा का समेशन हमेशा 1 होना चाहिए, अगर पुट के माइनस साइन को इग्नोर कर दिया तो। इसका मतलब है चेंज इन कॉल डेल्टा एंड चेंज इन पुट डेल्टा हैज टू बी द सेम बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर कॉल का डेल्टा 0.1 बढ़ेगा तो पुट का डेल्टा 0.1 ही कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का समेशन अल्टीमेटली 1 लाना है। इसका मतलब है कि कॉल डेल्टा अगर इंक्रीज होता है 0.3 से 0.4, तो पुट डेल्टा को डिक्रीज होना पड़ेगा 0.7 से 0.6। तो इसका मतलब है कि गामा हमारा 0.1 हो जाएगा। तो गामा कॉल के डेल्टा को भी चेंज करता है, पुट के डेल्टा को भी चेंज करता है। जितना वो कॉल के डेल्टा को ऊपर ले जाएगा, उतना ही उसको पुट के डेल्टा को नीचे करना पड़ेगा। तो गामा फॉर कॉल डेल्टा एंड गामा फॉर पुट डेल्टा बोथ इज द सेम नंबर एंड बोथ इज द पॉजिटिव नंबर। कम ऑन, दिस इज अ सिंपल थिंग। Gamma for call and put is always the same number. Gamma for call and put is always the positive number. क्योंकि वो कॉल को बढ़ाएगा, पुट को घटाएगा। कितना घटाएगा? 0.1 घटाएगा। अगर कॉल 0.1 चेंज हो रहा है तो पुट को भी 0.1 करेगा। ओटीएम गामा हमेशा लो होता है, एटीएम गामा हमेशा हाईएस्ट होता है। आईटीएम गामा हमेशा, देखो आपको पता है, आपको इतना तो पता है कि एटीएम का स्ट्राइक में डेल्टा एब्रप्टली चेंज होता है कि नहीं? एटीएम का डेल्टा एक्सपायरी वाले दिन एब्रप्टली चेंज होता है कि नहीं? यस और नो प्लीज? Yes, sir. अब एटीएम का डेल्टा 0 से 1 हो रहा है, लेकिन उसको चेंज करने वाला इंसान तो गामा है, यानी गामा डेल्टा को चेंज करता है। इसका मतलब है कि एटीएम का गामा हमेशा हाईएस्ट रहेगा, आईटीएम का गामा लो रहेगा, ओटीएम का गामा लो रहेगा। डिस्टेंट टू द मैच्योरिटी गामा हमेशा लो रहता है। गामा का काम डिस्टेंट टू द मैच्योरिटी, वो डेल्टा को कम परेशान करेगा। वो एट द मैच्योरिटी, आपको पता है कि डेल्टा 1 हो जाता है, 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, 0। देखो एक्सपायरी वाले दिन एटीएम का डेल्टा 0.1 एब्रप्टली चेंज होता है। 1 मिनट के अंदर आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखेगा, 1 मिनट के अंदर 3 लाख का लॉस दिख सकता है। अगर आपने कॉल बाय किया है तो 1 मिनट के अंदर आपको 10,000 का लॉस दिखेगा, 1 ही मिनट के बाद आपको 3 लाख का प्रॉफिट दिख सकता है। अगर एटीएम कॉल या पुट बाय किया है तो एकदम बड़ा प्रॉफिट, एकदम बड़ा लॉस, एकदम बड़ा प्रॉफिट, एकदम बड़ा लॉस। वो क्यों दिखता है? डेल्टा चेंज होने के कारण। ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी गामा डेल्टा को फटाफट चेंज करता है। गामा इफेक्ट के कारण बहुत बड़ा लॉस और बहुत बड़ा प्रॉफिट आ सकता है। एंड के दिनों में गामा या तो बहुत परेशान कर देगा, या तो आपको रोड से उठा के करोड़पति बना देगा।
या तो करोड़पति को रोडपति बना देगा। गामा का वैल्यू बहुत है फ्रेंड्स, और हम लोग थीटा को फ्रेंड रखने वाले लोग हैं। हम लोग अपने अकाउंट में हमेशा थीटा को माइनस रखते हैं, यानी हम लोग ऑप्शन को बेच के काम करते हैं। जब हमारे जैसे लोग ऑप्शन को बेच के काम करते हैं तो हमें गामा से घबराना चाहिए, क्योंकि वो अर्श पर से फर्श पर ला सकता है आखिरी के दिनों में। जो भी लोग ऑप्शन सेलर हैं वो गामा इफेक्ट से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑप्शन सेल कर दिया और मार्केट इन द मनी हो जाएगा, तो 2 रुपए का ऑप्शन 30 रुपए का खाली 2 मिनट में हो सकता है। 1 रुपए का ऑप्शन 50 रुपया खाली 1 मिनट में हो सकता है। और 1 रुपए का मैंने बेचा, 50 रुपया हो गया, तो आप सोचो कितना बड़ा लॉस। आपको अभी तक पता भी नहीं, कभी एटीएम, देखो खेलना नहीं है एटीएम में, लेकिन गलती से कोई कभी कभार आप एटीएम स्ट्राइक में कुछ ऑप्शन सेल कर दोगे और आपको बड़ा लॉस आएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि ये लॉस कितना बड़ा होता है। मैं तो कहता हूं आप कतई मत करो, गामा इफेक्ट से डरो। जो भी सेलर है वो गामा इफेक्ट से बहुत घबराते हैं, बिकॉज गामा डज दिस टू यू। कॉल और पुट बाय करोगे, गामा पॉजिटिव रहेगा। कॉल और पुट सेल करोगे, गामा नेगेटिव रहेगा। गामा नेगेटिव, गामा आपका दुश्मन है। कॉल और पुट सेल करते हो तो आखिर के दिनों में बहुत नजदीक मत आना। कॉल सेल किया है, बहुत नजदीक मत आना, नहीं तो गामा माइनस में है, ऐसी इफेक्ट लाएगा आप सीधे फर्श पर से अर्श पर आ जाओगे। सॉरी, अर्श पर से फर्श पर आ जाओगे। सॉरी, सीधा करोड़पति से रोडपति हो सकते हो। ये गामा करके देता है। तो कॉल और पुट सेल करते हो तो नजदीक मत आना, गामा ऐसा बोल रहा है। तो गामा का दूसरा नाम भी लिख लो, नजदीक मत आना। गामा इज सजेस्टेड फॉर वन क्वांटिटी। गामा को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोर्टफोलियो गामा आ जाएगा। पोर्टफोलियो गामा इट इज इक्वल टू नेट बाय पोजीशन। प्राइस अगर ओटीएम से आईटीएम आएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। पोर्टफोलियो गामा नेगेटिव है, इसका मतलब है नेट सेल पोजीशन। अगर आपका पोजीशन ओटीएम से आईटीएम आएगा तो बहुत बड़ा लॉस दिखेगा। फ्रेंड्स, हर एक चीजों को सीखने के लिए हमने कोई ना कोई फिगर दिया है। डेल्टा को सीखने के लिए फ्लाइंग कारपेट दिया था, थीटा को सीखने के लिए वाटर फॉल्स फ्रॉम द मिडल दिया था, वीगा को सीखने के लिए रैबिट अंडर द रग दिया था, गामा को सीखने के लिए स्नेक अंडर द रग, स्नेक अंडर द रग, स्नेक अंडर द रग। ये चीज को ध्यान रखिएगा, स्नेक अंडर द रग। देखो, डिस्टेंट टू दी एक्सपायरी है, ये डिस्टेंट टू दी एक्सपायरी है, ये डे ऑफ मैच्योरिटी है, डे ऑफ एक्सपायरी है, ये एटीएम है, ये ओटीएम है और ये आईटीएम है। फ्रेंड्स, आप देखो, गामा डिस्टेंस टू द मैच्योरिटी पे उतना असर नहीं करता है, लेकिन जैसा जैसा मैच्योरिटी आएगा वो एटीएम में असर करेगा और आखिर के दिनों में एटीएम पे वो बहुत बढ़ सकता है। गामा इफेक्ट बहुत ही बड़ा हो सकता है। यानी स्नेक कम्स अंडर द रग एंड कैन बाइट यू इफ यू ट्रेड नियर द एटीएम। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो दूर रहना, एक आध बार स्नेक बाइट करेगा ना तो पता चलेगा वो कितना बाइट करता है। तो स्नेक अंडर द रग मैंने नाम भी, और इस देखो रैबिट अंडर द रग था तो मुंह उसका उस तरफ था, ये स्नेक अंडर द रग तो मुंह बिल्कुल आपके सामने है। एकदम से एटीएम में खेले, एकदम से स्नेक बाहर आएगा, आखिर के 5 मिनटों में एसी भी चल रहा होगा और पसीना आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मुझे ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट, 80,000 का लॉस आखिर के 1 मिनट, पूरे वीक तक मैं प्रॉफिट लेके आया था और मेरा प्रॉफिट 1 लाख 1.5 लाख का था। आखिर के मिनट में 1.5 लाख का प्रॉफिट तो चला गया, लेकिन मुझे 80,000 का लॉस हो गया था उस दिन। बहुत सालों पहले की बात है, लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन एसी चल रहा था और मेरे पसीने निकल रहे थे। मैंने 1 मिनट में 2-2.5 लाख रुपीस का लॉस कर दिया, क्योंकि मैंने जो कॉल बेचे थे उसमें से मैं बाहर निकलूं उससे पहले तो मार्केट बहुत बढ़ गया। और जब वो 20 रुपया कॉल हो गया तो मुझे लगा कि ये नीचे जाना चाहिए और मैं रुक गया। मुझे लगा कि नहीं यार, 1.5-2 लाख रुपए का लॉस है, मैं रुक जाता हूं, और वो रुका नहीं। वो लॉस मेरे को 2.5-3 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गया। वो कॉल जो 20 रुपए में मुझे निकल जाना चाहिए था, एटलीस्ट वो 38 रुपीस हो गया और मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया। फ्रेंड, उसी दिन मैंने गामा का नाम स्नेक अंडर द रग रख दिया और मैंने तय कर लिया कि मैं अपने क्लाइंट्स को जब सिखाऊंगा तो इस चीज को ऐसे नाम से सिखाऊंगा ताकि क्लाइंट भी उससे करने से पहले घबराए। तो आज के बाद अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो,
एक्सपायरी वाला दिन है, एक्सपायरी के नजदीक बैठे हो तो प्लीज एटीएम के नजदीक मत आना, दूर रहना, दूर रहना, वरना स्नेक आएगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी 1 सेकंड में लेके जाएगा। 1 रुपए के ऑप्शन को देखो, टेक्निकल एनालिसिस सीखा था ना, तो आप राउंडिंग बॉटम से बहुत बहुत इंप्रेस हुए थे कि नहीं, मुझे बताओ। यस सर, बहुत ज्यादा। 5 गुना पैसा, हाँ, क्या बोल, मल्टीपल गेन, मल्टीपल गेन, राइट। 5 गुना पैसा 2 साल में। 5 गुना पैसा में तो हम यूं कर रहे थे। अरे यहाँ पे ऑप्शन में आओ, हर रोज एक ऑप्शन 5 गुना तो होता है, हर रोज एक ऑप्शन 5 गुना होता है। और एक्सपायरी वाले दिन मेरा खुद का ऑप्शन जो 2 रुपए का था वो 38 रुपीज पे पहुंच गया था। इतना बड़ा लॉस मैंने देखा है। तो राउंडिंग बॉटम जितना काम तो यहाँ पे हर 2-5 मिनट पे होता हुआ नजर आएगा। तो ऑप्शन इज अ गेम ऑफ दैट काइंड ऑफ अ रिस्क, राइट। तो जब ऐसा रिस्क कर रहे हो तो ध्यान रखना, गामा से दूर रहना। अगर ऑप्शन बेचा है तो दूर दूर का बेचना, दूर दूर का बेचना। कॉन्डूर इसलिए मैंने सिखाया है, दूर का पक्षी, गिद्ध पक्षी, राइट। एक विंग यहाँ पे, दूसरा विंग यहाँ पे, डरना ही नहीं है। नाइस हाँ, नाइस बर्ड सर। ओके, गुड। तो उस तरह से हमें समझना है फ्रेंड्स। ये सारे ग्रिक्स मैंने आपको सिखा दिए, लेकिन सारे ग्रिक्स अगर मैं एक ही टेबल पे आपको दे दूं तो वो सीखने में ज्यादा इजी रह जाएगा। यस और नो? यस सर बहुत अच्छा। ये एक पेज है, मैं आपको पीडीएफ में वो भेज, पीडीएफ में भी वो मैं निकलवाते हो, इसमें A2 साइज का निकलवाना ताकि ये बड़ा प्रिंट हो जाए, और हो सके तो इसको कलर में प्रिंट करवाना। कलर में प्रिंट करवाने से ये जो पिक्चर है वो सारे कलर में दिखेंगे। अगर ऐसा A2 साइज का बड़ा वाला एक बार प्रिंट निकाल लिया, उसको आपके स्टडी टेबल पे चिपका लिया, तो होगा क्या कि ग्रीक्स को देखने में आपको आसानी होगी। एक बार ग्रीक को समझोगे फिर बार बार समझना नहीं पड़ेगा। अगर स्टडी टेबल के ऊपर ऐसा ग्रीक्स का लगा हुआ है तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं ये टेबल आपको एक बार समझा रहा हूँ, वही टेबल मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देने वाला हूँ। मेक श्योर A2 साइज का प्रिंट निकलवाना। A2 साइज का प्रिंट अगर कलर में निकलवाने जाते हो तो वो 30 रुपए से 40 रुपए का होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार 30-40 रुपए डाल देना, लेकिन कलर कॉपी करवाना और उसको परफोरेशन में डाल देना और स्टडी टेबल पे चिपका देना, ताकि आज के बाद ग्रीक्स आपके जहन से नहीं जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, रिमेंबर करने के लिए। डेल्टा को रिमेंबर कैसे करना है? D फॉर डेल्टा, इट इज कनेक्टेड टू डेविएशन इन प्राइस। V फॉर वेगा, इट इज कनेक्टेड टू वॉलेटिलिटी। T फॉर थीटा, इट इज कनेक्टेड टू टाइम टू द मैच्योरिटी। R for rho, connected to rate of interest. G for gamma, connected to galloping of delta. कोई unmuted. G for gamma, कोई unmuted है? अगर म्यूट कर दो तो ज्यादा सही रहेगा, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं कौन है। There is somebody who is on. हिरेन थाकर साहब, प्लीज म्यूट करो ना, थैंक यू। ओके, तो G फॉर गामा, इट इज कनेक्टेड टू गैलपिंग ऑफ डेल्टा। डेल्टा को कैसे मेजर करते हैं? रुपीस में मेजर करते हैं। वेगा को भी रुपीस में मेजर करते हैं, थीटा को भी रुपीस में मेजर करते हैं, रो को भी रुपीस में मेजर करते हैं, लेकिन गामा सेकंड लेवल ऑफ ग्रीक है, उसको डेल्टा में मेजर किया जाता है। 1 रुपया मार्केट में बढ़ गया तो ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा, उसको डेल्टा बोलते हैं। 1% वॉलेटिलिटी बढ़ गया तो ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा, उसको वेगा कहते हैं। 1 डे गुजर गया तो ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा, उसको थीटा बोलते हैं। इसको देखने की जरूरत नहीं है। 1 रुपये प्रीमियम 1 रुपये फ्यूचर बढ़ गया तो डेल्टा कितना चेंज होगा, उसे गामा कहते हैं। कॉल डेल्टा 0 से 1 होता है, पुट डेल्टा 0 से -1 होता है। कॉल वेगा एंड पुट वेगा इज ऑलवेज द सेम नंबर एंड ऑलवेज द पॉजिटिव नंबर। Call theta and put theta is always the negative number. Call gamma and put gamma is always the positive number. Very good. With respect to ITM, ATM and OTM, on maturity, delta tends to 1 for ITM, 0.5 to ATM and 0 for OTM. Vega, ATM is highest, for ITM and OTM is lowest. On maturity, Vega tends to 0. Maturity के दिन Vega tends to 0 हो जाता है। डिस्टेंट टू द मैच्योरिटी वेगा हायर होता है, डिस्टेंट टू द मैच्योरिटी वेगा हायर होता है।
थीटा फॉर एटीएम इज हाईएस्ट, गवाने को बहुत कुछ है। यहाँ पे प्रेम चोपड़ा का डायलॉग है, कुछ है ही नहीं तो गवाएगा क्या, थीटा कुछ है ही नहीं तो गवाएगा क्या, यहाँ पे गवाने को बहुत कुछ है, राइट, क्योंकि यहाँ का थीटा नेगेटिव नंबर में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। गामा फॉर एटीएम इज हाईएस्ट, एटीएम का गामा हाईएस्ट होता है, डिस्टेंट टू मैच्योरिटी में नहीं परेशान करता, गामा ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी परेशान करता है। वेगा डिस्टेंट टू द मैच्योरिटी, 1 महीने पहले कौन सा ग्रीक परेशान करेगा, वेगा परेशान करेगा। लास्ट दिन में क्या परेशान करेगा, गामा परेशान करेगा, क्योंकि स्नेक अंदर से आता है और रेबिट का मुंह उस तरफ होता है, इसका मतलब कि रेबिट इनिशियल डेज में परेशान करेगा, गामा लास्ट डेज में परेशान करेगा। तीनों सारे के फिगर मैंने दिए हैं, फ्लाइंग कारपेट है, फिर ये रैबिट अंडर द रग है, वाटर फॉल्स फ्रॉम द मिडल है, और ये स्नेक अंडर द रग है। फ्यूचर का डेल्टा होता है, फ्यूचर के दूसरे कोई ग्रीक नहीं होते हैं, फ्यूचर का डेल्टा हमेशा 1 होता है, फ्यूचर के बाकी सारे ग्रीक्स 0 होते हैं। फ्यूचर भी एक डेरिवेटिव है, लेकिन उस डेरिवेटिव में सिर्फ एक ही ग्रीक काम करता है और उसका नाम है डेल्टा। फ्यूचर 1 रुपया बढ़ेगा तो फ्यूचर 1 रुपया बढ़ेगा, दूसरा क्या। बाइंग कॉल पॉजिटिव डेल्टा, बाइंग पुट नेगेटिव डेल्टा। आपका पोजीशन पॉजिटिव है नेगेटिव है यहां से पता चलता है। आपका अगर पॉजिटिव वेगा है तो आप बायर हो, नेगेटिव वेगा है तो आप सेलर हो। पॉजिटिव नेगेटिव थीटा है तो आप बायर हो, पॉजिटिव थीटा है तो आप सेलर हो, राइट। पॉजिटिव गामा है, इसका मतलब है कि आपने ऑप्शन को बाय किया है, नेगेटिव गामा है इसका मतलब कि आपने ऑप्शन को सेल। डिजायर्ड व्यू, पॉजिटिव डेल्टा है तो आपको ऊपर चढ़ता हुआ मार्केट चाहिए, नेगेटिव डेल्टा है तो नीचे जाने वाला मार्केट चाहिए। पॉजिटिव वेगा है तो यू वांट हायर मूवमेंट इन स्पॉट प्राइस। पॉजिटिव वेगा का मतलब है कि आप वॉलेटिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, हायर मूवमेंट चाहते हो। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो हायर मूवमेंट बढ़ेगी। नेगेटिव वेगा है तो आप चाहते हो कि मार्केट एक रेंज में ही रहे। क्यों? क्योंकि रेंज में रहने वाले मार्केट की वॉलेटिलिटी कम होती है, तो आप वॉलेटिलिटी कम चाहते हो, आपका अगर वेगा कम है तो। पॉजिटिव थीटा है तो आप जैसे जैसे दिन गुजरेगा प्रॉफिट में आना चाहते हो। नेगेटिव थीटा है, इसका मतलब है कि आप कोई मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। एज द डे पासिस बाय यू विल लूज, इतना आपको ध्यान रखना पड़ रहा है। पॉजिटिव गामा, रैपिडली बेनिफिट, ये सारी चीजें मैंने बता दी। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स एकदम इंपॉर्टेंट है। इतना आईएमपी मटेरियल किसी भी कंपनी ने आज तक आपको दिया नहीं होगा, हम लोग आपको दे रहे हैं। कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि कंप्लीट मटेरियल जो 100% ट्रांसपेरेंट है, 100% फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, छोटे से छोटे पॉइंट में सारे इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। इतना अच्छा ग्रिक्स दूसरा कोई कंपनी सिखा नहीं सकती। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, अगर वो हमसे सीखना है तो सिर्फ हम ग्रीक सिखाते हैं, उसके कारण भी वो हमारे पास आएगा तो उसका पैसा वसूल हो सकता है। हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, आपसे पैसा लेके ये चीज सिखा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पूरा 20,000 का 20,000 रुपया सिर्फ एक स्लाइड में वसूल हो सकता है। यही स्लाइड आपको पता चल गई तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन ट्रेडिंग करियर में ये बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकती है। वन स्लाइड कैन चेंज योर लाइफ। ओके, अभी नेक्स्ट में ट्रेड, अभी यहाँ पे इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं लेना चाहूंगा, क्वेश्चन नहीं तो हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलो रूपाली जी। हाँ, ऑप्शन ग्रीक्स हम कहाँ देख सकते हैं? क्या ऑप्शन ग्रीक्स कहाँ देख सकते हैं हम? क्या ऑप्शन ग्रीक्स? हाँ, वो ग्रीक्स हर एक जगह पे ऑप्शन चेन में देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सेंसिबल का भी ऑप्शन चेन वैसे तो फ्री में रहता है, तो सेंसिबल ऑप्शन चेन में जाओ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, सबके लिए वो फ्री में ही होता है। ऑप्शन चेन में चले गए तो यहाँ से ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगा, यहाँ से आपको सारे के सारे ग्रीक्स दिखेंगे, डेल्टा थीटा वेगा, राइट। ये पुट के डेल्टा थीटा वेगा है और ये कॉल के डेल्टा थीटा वेगा यहाँ से दिखेंगे। अगर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता तो आप कॉन्सेप्ट में जा सकते हो। कॉन्सेप्ट में आप जाओगे, एक मिनट फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्सेप्ट में चले गए तो कॉन्सेप्ट में ऑप्शन चेन आएगा, ये रहा ऑप्शन चेन, दिस इज द ऑप्शन चेन इन कॉन्सेप्ट, राइट। तो कॉन्सेप्ट में ऑप्शन चेन में आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन चेन आ जाएगा और यहाँ पे देखिए सारा स्ट्राइक लिखा है। और फॉर एग्जांपल ये किसका है? ये तो IRCTC का है। मैं निफ्टी का बता देता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका देख सकते हो। मैं निफ्टी का बताता हूँ। देखो 17,850 को ATM गिना है, उसका डेल्टा देखो
पुट का -0.5 है, कॉल का 0.5 है। यस, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. थीटा -10 है, इसका थीटा -9.88 है, राइट। इसका गामा 0.0013 है। 1 रुपया चेंज होगा तो डेल्टा 0.0013 के तौर पे चेंज होगा। और इसका गामा देखो यहाँ पे लिखा है, इसका गामा 0.0013 है। कॉल और पुट का गामा सेम है। वेगा 9.13 है, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम में 1% वॉलेटिलिटी के बढ़ने से सीधे 9 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। ये ऑप्शन प्रीमियम 123 रुपीज है। अगर वेगा बढ़ गया, मार्केट उधर का उधर रहा, अगर वॉलेटिलिटी भी बढ़ गया तो सीधा का सीधा ये चेंज हो सकता है। तो ये सारे के सारे ग्रीक्स आप कॉन्सेप्ट की ऑप्शन चेन में देख सकते हो, निफ्टी का देख सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलो ना। हाँ एनएससी के वेबसाइट में नहीं दिखाई जाते हैं? नहीं दिखाई देते हैं, उसमें ग्रीक्स वो गिन के नहीं देते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट में देखना पड़ेगा, या फिर आपको सेंसिबल में देखना पड़ेगा, या फिर तीसरा भी एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज कंपनी का ये है। तो ऑप्स्ट्रा में अगर आप जाओगे तो ऑप्स्ट्रा में भी आपको ये दिखाई देगा। ऑप्स्ट्रा आपके लिए खोलता हूं। ऑप्स्ट्रा में मैं लॉगिन कर लेता हूं। यहाँ पे भी फ्री लॉगिन मिल जाता है, ये मेरा फ्री अकाउंट है। तो ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शन चेन किधर है? यहाँ पे ऑप्शन चेन में मैं घड़ी घड़ी यहाँ पे नहीं जाता, यहाँ पे ऑप्शन चेन ये रहा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन चेन मिल जाता है, सारे ग्रीक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ग्रीक्स यहाँ पे देखूंगा तो सारे ग्रीक्स के साथ सारी ऑप्शन चेन, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मेरा भी फ्री अकाउंट है, राइट। आप देख सकते हो कि यहाँ से सारे ग्रीक्स आपको पता चलेंगे, राइट। ओके, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? इससे पता चल जाता है ना कि कौन सी स्ट्राइक से हमको करना चाहिए। वो क्या पता चलता है, वो बाद में सोचेंगे ना। अभी डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है, ये वो पता पता चल गया। तो हमेशा थीटा के साथ काम करना चाहिए, थीटा के साथ नहीं। वो हमेशा क्या काम करना चाहिए मैं बताने वाला हूं ना, राइट। आई नो यू वांट टू डेविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट राइट नाउ, बट आई विल नॉट। वो मैं मेरे बताया बिना आप क्या छोड़ोगे? क्या ट्रेड करना चाहिए, कैसे स्ट्राइक सिलेक्ट करना चाहिए? आप मेरे को छोड़ने वाले हो मितेश जी? नहीं। तो फिर मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सब्र रखो। अभी तो 20,000 में से अभी तक कितना वसूल हुआ मितेश जी? 15,000। तो अभी 5,000 बाकी है, तो 5,000 ये आई एम किडिंग गाइस। एनीवेज, चलो फिर से जाते हैं। तो अपने तुरंत अपने विंडो में जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक आपको सिखाने जाऊंगा। फ्रेंड्स, पीछे का तकिया निकालो, बैक को ऑपरेट करो, मुंह पे स्माइल लेके आओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर ये सीख गए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये सीख गए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। इस पॉइंट का नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं आप सब लोगों से ये पूछूं कि मैं किंग एंड क्रॉस, मैं सिक्का उछाल रहा हूं, किंग लैंड करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है? तो अनम्यूट करके जवाब दो। आप क्या दोगे? 50%. 50%, करेक्ट। अभी म्यूट कर दो। अभी दूसरा क्वेश्चन। अहमदाबाद में एक थिएटर है विच हैज 4 स्क्रीन। 4 स्क्रीन का एक थिएटर है, और मैं जनरली मूवी देखने जाता हूं तो 4 स्क्रीन में जाता हूं। मान लो वहां पे 4 पिक्चर चल रही है, A, B, C और D। 4 पिक्चर चल रही है। अगर मैं वो स्क्रीन में गया तो B में जाने का कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है? कोई बताएगा? 25%. 25%. वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अभी म्यूट कर दो सब लोग, प्लीज म्यूट कर दो। तो इसका ये मतलब हुआ कि कॉइन में थ्रो करूंगा तो किंग आने की उम्मीद 50% है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 बार मैं कॉइन उछालूंगा तो एक बार किंग आएगा ही आएगा? No. बराबर। तो एक बार मैं 2 बार उछालूंगा तो एक बार किंग आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं 2 के जगह 20 बार उछालू तो 50% आने की उम्मीदें थोड़ी बढ़ जाएगी। Yes. अगर 20 के जगह मैं 2,000 करूं तो और उम्मीदें बढ़ और जाएगी। ज्यादा। और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर 20,000 के जगह मैं 2 लाख बार कॉइन थ्रो करूं तो करीब 50% का रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। यस Yes, sir. वेरी गुड। तो फ्रेंड्स,
ये जो प्रोबेबिलिटी वाला मैथ है वो एक तरह का मैथमेटिक्स है, और वो जो भी मैथ है उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट फेवरेबल आने के चांसेस कितने हैं। अगर किसी ट्रेड का प्रोबेबिलिटी 50% है तो ऐसे 10 ट्रेड में 5 में से मेरे को प्रॉफिट होगा ऐसा मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर ऐसे में 10,000 ट्रेड करूं तो 10,000 में से 5,000 प्रॉफिटेबल होंगे, ऐसा आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ऐसे में 1,00,000 ट्रेड करूं, कोई अनम्यूटेड है? हाँ, ये सभी अनम्यूटेड है। सुरेश देशमुख आप म्यूट करो प्लीज। ओके, राइट। हाँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरा प्रोबेबिलिटी 50% का है तो 2 ट्रेड में मुझे 1 में प्रॉफिट होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन ऐसे में 10 ट्रेड करूंगा तो 5 में प्रॉफिट होगा, ऐसा थोड़ी बहुत उम्मीदें है। 100 ट्रेड करूंगा तो 100 में से 50 में प्रॉफिट आने की उम्मीद है। 1000 ट्रेड करूंगा तो 500 में तो प्रॉफिट आने की उम्मीद है ही है। 1000 की जगह में 10,000 ट्रेड करूंगा, ओ वाह, तो मेरी तो 50% आने की उम्मीद है। यानी अगर मैं अपना सैंपल साइज बढ़ाता हूं तो इतना रिजल्ट में जरूर पा लूंगा। अगर मैं थिएटर में 50 बार जाऊंगा तो 25% टाइम तो मैं बी वाले स्क्रीन में ही गया होऊंगा, राइट। अगर मैं 100 बार जाऊंगा तो डेफिनेटली 25% बी वाले में जाऊंगा। अगर मैं 1,00,000 बार थिएटर में गया तो 1,00,000 में से 25,000 टाइम तो मैं बी में जाऊंगा ही जाऊंगा, राइट। क्यों? क्योंकि मेरी सैंपल साइज बढ़ती है तो जो प्रोबेबिलिटी दिखाती है वही रिजल्ट आ जाता है। तो आपको यह देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर कोई भी ट्रेड में आपको मिल रहा है, देखो ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको गिना जा सकता है। ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे गिनता है ये मैं आपको इसलिए नहीं सिखाता हूं क्योंकि वो सिखाने का एक क्लमजी मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद वो पेट्रोल का एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन समझने की जरूरत नहीं है आपको। आपको गाड़ी में एक्सीलेटर दबाना है, गाड़ी चलेगी और आप गाड़ी को चलाओगे। अब तक गाड़ी रखने वाले लोगों ने कभी ये नहीं सोचा है कि गाड़ी में पेट्रोल का एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो आपको वो इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हर एक तरह से जब भी आप ऑप्शन ट्रेड डालते हो, वो ऑप्शन ट्रेड डालने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज टर्म्स में दिख जाएगा। वो परसेंटेज टर्म्स में जब आपको दिख जाएगा, उसका गिनने का एक कैलकुलेशन होता है, क्लमजी कैलकुलेशन है, गिनने की जरूरत नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर हमें फ्री में बता देते हैं। क्वांटसेप भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट नहीं दिखाता है, लेकिन ऑप्स्ट्रा में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिख जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्स्ट्रा यूज करो, वहां पे आपको पॉप दिख जाएगा। फ्रेंड्स, पॉप अगर किसी कोई एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी आप बिठाते हो और उसमें आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70% है, तो हो सकता है कि 10 ट्रेड करो, उसमें से 7 में आप ना कमाओ। लेकिन आप 100 ट्रेड करोगे तो 7 में 70 में कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मेक मनी नो मैटर व्हाट। आज के बाद प्रोबेबिलिटी 70% रख के मैं 1000 ट्रेड करूंगा तो 1000 में से 7000 में मेरे को प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नो मैटर व्हाट। अगर मैं बोलूं कि आज के बाद मैं 1,00,000 ट्रेड इस तरह से ही करूंगा तो 1,00,000 में से 70,000 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में आने के चांसेस हो ही जाएंगे, नो मैटर व्हाट। कुछ भी करो ऐसा हो ही जाएगा। यानी फ्रेंड्स, सुबह मैंने कल आपसे कमिटमेंट लिया था और मैंने बोला था कि आप मेरी तरह के 100 ट्रेड करोगे। अगर 100 भी ट्रेड करोगे तो 70 में प्रॉफिट आने की उम्मीद है। अगर 70 में प्रॉफिट नहीं भी आया, 60 भी आ गया, तो भी आप पैसा यकीनन घर लेके जाओगे। फ्रेंड्स, मैंने अपनी जिंदगी में तय किया है कि आज के बाद मैं कोई भी ट्रेड जिसका पॉप 70% से कम है वो मैं नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने ये ठान लिया है, आप भी मेरी तरह ठान लो। नो मैटर हाउ गुड एनालिस्ट यू आर, नो मैटर हाउ मच प्रॉफिट एनी अदर ट्रेड शोज, यू विल नेवर डू अ ट्रेड विच हैज लेस देन 70% पॉप। आज के बाद आप वही ट्रेड डालो जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ही हाई है,
जब तक आप प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट से पकड़ के चलोगे तो आपका 70% से ज्यादा आ ही जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग एक ट्रेड कर रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्स ट्रेडिंग। पिछले 65 वीक से हम कर रहे हैं। 65 वीक में से हमको 5 वीक में ही लॉस हुआ है। 85% से ज्यादा का सक्सेस रेशियो है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले दिन से हम वहां पे 75% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड डालते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड डालते हैं। हाँ, हमें पर वीक करीब करीब 1 ही टका मिलता है, पर मंथ सिर्फ 4 ही टका मिलता है, लेकिन हम सिर्फ 4 टका में खुश हैं। आप लोगों के दोस्तों को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन उसमें से कितने लोगों ने इतना ज्यादा पैसा कमाया? नहीं कमाया है, राइट। हम 4% में खुश है। 4% भी मिला तो बहुत मिला, उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, तो कई कबार 3.5% हमें पर मंथ का मिल जाता है। अगर मैं 3.5% पर मंथ का कमाऊंगा तो भी फ्रेंड्स अगले 2.5 साल में मैं अपने पैसे डबल कर सकता हूं, अगर मैं अपने पैसों को कंपाउंडिंग करूं तो आज के बाद 70% प्रोबेबिलिटी। देखो, जब ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आरआर रेशियो नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आरआर रेशियो इज अ ओल्ड साइंस। आरआर रेशियो कब देखा जाता है? जब आपके पास पॉप गिनने का कोई दूसरा व्यवस्था ना हो। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, तो आप पॉप गिन सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग आज के बाद जब भी करोगे, फ्यूचर बाय करोगे या फ्यूचर सेल करोगे, उसका पॉप 50 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। इट विल बी अराउंड 50 ओनली। फ्यूचर अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है, आपने कॉल बाय किया, सॉरी फ्यूचर बाय किया। अगर आपको लगता है कि मार्केट बेरिश है, आपने फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर दिया। ये दोनों ट्रेड करोगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कभी कहीं ना कहीं 50% के आसपास ही आएगा। ये सारे सॉफ्टवेयर है, ऑप्स्ट्रा में जाके देख लो। आप वो ट्रेड डालोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 50% से आजू बाजू का ही प्रोबेबिलिटी आएगा। तो फ्यूचर का प्रॉप 50% से आजू बाजू है। इसीलिए अगर आपका एनालिसिस ठीक नहीं, आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं, तो फ्यूचर में कमाने के चांसेस नहीं है। लेकिन आप अगर लल्लू हो मेरी तरह मैं अपने आप को लल्लू कहने में बहुत गर्व महसूस करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अगर लल्लू हूं तो मैं हायर प्रोबेबिलिटी के ट्रेड करूंगा। अगर मैं जीनियस हूं तो मैं हायर प्रोबेबिलिटी के ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इधर उधर कुछ करने जाऊंगा। अगर मैं जीनियस हूं तो गाड़ी फास्ट चलाऊंगा, फास्ट चला के अहमदाबाद से बड़ौदा, यहाँ अहमदाबाद से नजदीक में बड़ौदा सिटी है और अहमदाबाद से बड़ौदा में एक्सप्रेस हाईवे है। एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर लिखा है 120 स्पीड मैक्स, लेकिन ज्यादातर लोग 130 चलाते हैं, 140 चलाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो अहमदाबाद से बड़ौदा नहीं पहुंचते हैं, लेकिन एक दिन रास्ते पे बकरी आ गई तो क्या होगा उनका सोचो आप। एक दिन रास्ते पे कुत्ता आ गया तो क्या होगा सोचो आप। एक दिन रास्ते पे गाय आ गई, क्या होगा उनका सोचो आप। एक दिन रास्ते पे भैंस आ गई, सोचो क्या होगा उनकी हर्ष, राइट। तो मैं कहता हूं कि जहां पे लिखा है 120 मैक्स, तो वहां से उससे कम में चलना चाहिए, राइट। तो मैं कहता हूं कि जिस व्यवस्था में अगर आप मेरी तरह ही अपने आप को लल्लू समझेंगे तो आप हायर प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड करेंगे, 70% या उससे ज्यादा वाला ट्रेड करेंगे। अगर 70% या उससे ज्यादा वाला ट्रेड करेंगे तो कुछ ना कुछ करके भी आपको पैसा आ जाएगा। अगर आप अपने आप को जीनियस समझते हो तो आप कम प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड करोगे, 20% वाला ट्रेड करोगे, 30% वाला ट्रेड करोगे, और ऐसे ट्रेड करते ही रहोगे तो मैथ्स ये कहता है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैथ्स क्लियर कट कहता है, मैथ टेल्स यू कि अगर आप 20% वाले ही ट्रेड जिंदगी भर करोगे तो कहां से कमाओगे, आपको मिलेगा क्या है बाबा जी, कुछ नहीं मिल सकता, राइट। तो आपको करना क्या चाहिए, अपने आप को लल्लू समझना चाहिए मेरी तरह, और 70% का ट्रेड मारना चाहिए। तो 70% का ट्रेड कैसे ढूंढना है मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं भागे नहीं जा रहा हूं, मैं बताने वाला हूं 70% का ट्रेड मेरी तरह ही आप किस तरह से मारो। देखो आरआर रेशियो, मैंने आज सुबह भी एग्जांपल दिया था, 1:3 बहुत ही अच्छा आरआर रेशियो है, 1:5 उससे भी अच्छा है, 1:9 वाओ ग्रेट है। मैं तो कह रहा हूं ना 1:10,000 का आरआर रेशियो। लॉटरी का टिकट खरीदो, लक्ष्मी लॉटरी का, 1 रुपए का टिकट है, मिलेगा तो 10,000 मिलेगा, वाओ आरआर रेशियो बहुत हुआ, लेकिन किसको मिला? प्रोबेबिलिटी ट्रेड का डिसमल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास पॉप गिनने का अवसर है। तो आज के बाद आप पॉप गिनो, पॉप से फायदा होगा। पॉप कैसे गिनते हो, पॉप से कैसे स्ट्राइक सिलेक्ट होती है, कैसे ट्रेड सिलेक्ट होता है, मैं आपको वेरी शॉर्टली अनवील करने वाला हूं। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, राइट। इसके ऊपर मैं वेरी शॉर्टली आपको कुछ बताने वाला हूं।
इसके ऊपर मैं ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं लूंगा। लेकिन क्या मैं कल आपको बोला था कि आपकी आंखें मैं थोड़ी थोड़ी खोल दूंगा, पूरी की पूरी खोल दूंगा, क्या थोड़ी थोड़ी खुली है अब तक? ऐसा लग रहा है आपको? यस यस सर, बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. गुड। तो मैं आपकी आंखें ज्यादा खोलूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, आगे हम जाते हैं। इसके ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा चीजों को मैं रिवील करूंगा, वेरी शॉर्टली रिवील करूंगा। ओके, थोड़ा आगे समझ लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर टाइम पे समझ लेंगे। देखो, मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं फ्रेंड्स, बाय नाउ मेरे को जो सिखाना था ना वो समाप्त हो गया। अब सीखने के बाद करना क्या है ना, ये मैं करने वाला हूं। राइट, सीखना समाप्त, करना क्या वो अब शुरू होता है। आप लोग रेडी हो वो पॉइंट के लिए? Yes. Yes, sir. यस Yes, sir. तो Yes, तैयार sir. आने की राह देख बैठा था। तैयार है मैडम? तो क्या करना चाहिए अभी आपको? तकिया निकालना है और चेहरे पे स्माइल लाना कर है। दो, तकिया निकाल के अपराइट पोजीशन में आ जाओ। बैक कप स्ट्रेट कर। ऑपराइट पोजीशन में बैक को ऑपराइट करना है। ओके, दूसरा कुछ नहीं। एनीवेज, चलो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी सिलेक्शन कैसे करेंगे? आप सब लोगों को ये क्वेश्चन था कि सर इतने सारे स्ट्रेटेजी सिखा दिए, ए म्यूट करो, कौन है? चलो मैं आपको म्यूट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो मैं आप लोगों को म्यूट कर दूंगा, कई लोगों को। हैंग ऑन, हाँ म्यूट ऑल कर देता हूं। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। स्ट्रेटेजी सिलेक्शन। तो अब तक आपने बोला था कि सर मैं क्या करूं, इतने सारे स्ट्रेटेजी सिखा दिए, मैं कब कौन सा करूं, ये सारे क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन के ऊपर हम पर्दा डालेंगे, सारे क्वेश्चन के ऊपर से पर्दे को अनवील करेंगे। ओके, आप मार्केट में या तो बुलिश हो सकते हो, या तो बेरिश हो सकते हो, या तो रेंज बाउंड हो सकते हो। फिर से एक बार, आप इस मार्केट में या तो रेंज बाउंड हो सकते हो, या तो बेरिश हो सकते हो, या तो बुलिश हो सकते हो। उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकते। यस और नो प्लीज? Yes. Yes, sir. फिर तुरंत म्यूट कर। ग्रेट। तो अगर बुलिश हो तो कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए, हम वन बाय वन लेते हैं। चलो, पहले अगर मैं बुलिश हूं तो बुलिश भी 3-4 तरह के लोग होते हैं। ये भाई साहब माइल्ड बुलिश है। माइल्ड बुलिश यानी कैसा? मार्केट वैसे तो ऊपर जाएगा लेकिन शायद बहुत ऊपर ना भी जाए, ऐसे आदमी को माइल्ड बुलिश बोलते हैं। वैसे तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अच्छा लग रहा है, ऊपर ही जाएगा, लेकिन शायद बहुत जोरों से ऊपर ना जाए, हो सकता है धीरे धीरे जाए। शायद बहुत ऊपर ना जाए, थोड़ा बहुत ही जाए, लेकिन मार्केट ऊपर जाए ऐसा लग रहा है। ऐसे जो लोग हैं ना, उसको हम माइल्ड बुलिश लोग बोलते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा लेकिन शायद ना भी जाए। राइट, तो ऐसे लोगों को हम माइल्ड बुलिश बोलते हैं। जो लोग मानते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन खुद डाउट है उनको अपने व्यू पे, और मैं मानता हूं कि मेरी जिंदगी में मैं हमेशा बुलिश होता हूं, तो मैं माइल्ड बुलिश ही होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत एग्रेसिव बुलिश होने के बाद मार्केट चलता नहीं। जब ट्रम्प साहब हारने वाले थे तो मुझे लगा कि ये मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगा, उस टाइम पे एग्रेसिव चला गया। जब पेंडेमिक आ गया तो सबको लगा मार्केट नीचे ही, अभी ऊपर ही नहीं जाएगा, और मार्केट एग्रेसिवली ऊपर पहुंच गया। तो ये मार्केट सरप्राइज करता है, हर बार सरप्राइज करता है, कुछ अलग ही चाल मारता है। तो मैं हमेशा बुलिश रहूंगा, तो मैं तो माइल्ड बुलिश ही होता हूं। मार्केट वैसे तो ऊपर जाएगा लेकिन शायद ऊपर ना भी जाए, वैसे तो ऊपर जाएगा लेकिन जोरों से ऊपर ना भी जाए, वैसे तो ऊपर ही जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर जाके रुक भी जाए, तो ऐसे वो लोगों को माइल्ड बुलिश बोलते हैं। माइल्ड बुलिश जो लोग होते हैं वो या तो कॉल स्प्रेड बाय करते हैं, या तो पुट स्प्रेड सेल करते हैं। या तो वो कॉल स्प्रेड बाय करते हैं, या तो वो पुट स्प्रेड सेल करते हैं। कॉल स्प्रेड बाय का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक स्टॉक है जिसकी कीमत 1000 से, फिर हम एग्जांपल लाइव मार्केट में भी देखेंगे। तो मान लो कोई एक कॉल है जिस कोई एक स्टॉक है जिसका करंट प्राइस 1000 रुपए का है, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, 1000 रुपए का सीई खरीदेंगे और उसके ऊपर 1200 का उसके ऊपर रेजिस्टेंस है, तो 1200 का सीई बेच देंगे। इसको बोलते हैं कॉल स्प्रेड बाय किया। मार्केट ऊपर जाएगा तो उनको पैसा मिलेगा। यस और नो? इसको बुल कॉल स्प्रेड बोला जाता है, बाय कॉल स्प्रेड बोला जाता है। यस, सिंपल स्ट्रेटेजी। ओके, कई लोग क्या करते हैं, बाय, जब वो माइल्ड बुलिश होते हैं तो वो बाय कॉल स्प्रेड की जगह सेल पुट स्प्रेड कर देते हैं। सेल पुट स्प्रेड वाले लोग क्या करते हैं कि अगर स्टॉक 1000 रुपए का है तो वो नीचे वाला कोई एक पुट बेचते हैं। मान लो कि उन्होंने 950 का पुट
बेचा और 950 का पुट बेचा, अगर मार्केट 950 से नीचे जाएगा तो उन्हें अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। वो बचने के लिए वो लोग 900 का पुट खरीद लेते हैं। ये 950 का पुट सेल करते हैं, जो भी प्रीमियम आ जाएगा उनके घर में रह जाएगा, लेकिन 900 का पुट बाय कर लेते हैं। अगर मार्केट और नीचे गया तो उनको लिमिटेड लॉस होना चाहिए, इसलिए वो लोग 900 का पुट बाय कर लेते हैं। तो ये जो पुट स्प्रेड सेल किया, इसको हम बोलते हैं सेल पुट स्प्रेड किया। अगर ऐसा कोई सौदा करते हो तो इसको हम बोलते हैं, ये भी बुलिश सौदा है। मार्केट ऊपर जाएगा तो ही हमें प्रॉफिट रहेगा, मार्केट वहां पे रहेगा तो भी हमें प्रॉफिट रहेगा, राइट। तो ये भी एक तरह का बुलिश सौदा है। तो ये सेल पुट स्प्रेड वाला सौदा हो गया। तो ये समझ गए आप सेल पुट स्प्रेड वाला सौदा कैसे करते हैं? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो ये आप समझ गए। अभी मैं समझा रहा हूं कि अगर आप कंसिडरेबल बुलिश हो तो क्या। कंसिडरेबल बुलिश का मतलब यह है कि आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ऊपर एक एविडेंट रेजिस्टेंस है। आप बुलिश हो लेकिन अप टू कंसिडरेबल लेवल ओनली। जब आप बुलिश हो और आपको पता है कि ये मार्केट ऊपर ही जाएगा, करंट मार्केट में मैं बेरिश नहीं हूं, बुलिश ही हूं, राइट। करंट मार्केट मुझे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे साथ में ये भी नजर आ रहा है कि 18,200 18,300 नहीं तोड़ेगा, राइट। तो 18,200 18,300 पे मेरे को 18,000 पे भी बहुत रेजिस्टेंस दिख रहा है। 18 या 18,200 उससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकता। 18,000 के ऊपर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, 18,200 पे बहुत। तो इन दिस मार्केट वी आर बुलिश। फॉर मी, आई एम बुलिश एटलीस्ट। I don't know about you, but I am bullish, but I am considerable bullish. अगर मुझे considerable bullish है तो मैं कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड कर सकता हूं, यानी मैं रेशियो स्प्रेड कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, 17,850 एटीएम है तो 17,850 का मैं कॉल खरीदूंगा। पहला रेजिस्टेंस 11,000 का है तो हो सकता है कि मैं 11,000 के 2 कॉल बेच दूं। दूसरा रेजिस्टेंस 11,000 पहला रेजिस्टेंस है 18,000 का तो मैं हो सकता है 18,000 के 2 कॉल बेच दूं। या फिर दूसरा रेजिस्टेंस है 18,200 का तो 18,200 के 2 कॉल बेच दूं। तो उस तरह से मैं रेशियो स्प्रेड कर सकता हूं। क्या ये रेशियो स्प्रेड आप समझ गए कंसिडरेबल बुलिश वालों के लिए? यस सर। यस सर। वेरी गुड। किसी को नहीं समझ आया और मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं कि समझ गए कि नहीं, तो आपको बोलना है कि सर मैं नहीं समझा, रिपीट करो, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ओके ओके, म्यूट करो सब लोग। वेरी गुड, थैंक यू। अगर मुझे लगता है कि मैं मार्केट में कंसिडरेबल बुलिश हूं, लेकिन मुझे थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेना है, मुझे थोड़ा माइल्ड अप्रोच लेना है, मुझे एडजस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए होता है, तो मैं रेशियो स्प्रेड की जगह रेशियो स्प्रेड लेडर करूंगा। रेशियो स्प्रेड लेडर में क्या होता है कि 17,850 का सीई मैं बाय करूंगा, पहला ही रेजिस्टेंस 18,000 के मैं एक ही सीई सेल करूंगा, सेल 1 क्वांटिटी। अरे यार, कोई बात नहीं, चलो निकल ही गया। हाँ तो एक मिनट, एक्सक्यूज मी, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई। यस, हाँ, यानी अगर मैं कंसिडरेबल बुलिश हूं लेकिन माइल्ड मेरे को ऑपरेट करना है, तो मैं 17,850 का सीई बाय करूंगा। 18,000 का मेरे को पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है तो 18,000 सीई सेल करूंगा 1 क्वांटिटी, और 1 क्वांटिटी का दूसरा सीई में सेल करूंगा 18,200 के ऊपर। अगर माइल्ड बुलिश में मेरे को ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो मेरे को तीसरा रेजिस्टेंस देख रहा है तो मैं एक क्वांटिटी 18,300 का भी सेल कर दूंगा सीई। 1:3 का भी मैं कर सकता हूं, लेकिन रेशियो स्प्रेड लेडर किया तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मेरा पोजीशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, मेरा पोजीशन थोड़ा माइल्ड हो जाएगा, राइट। तो मैं रेशियो स्प्रेड या रेशियो स्प्रेड लेडर उस तरह से अपनी पोजीशन बना सकता हूं। क्या ये चीज समझ में आई? एक बाय करना है, 3 सेल करना है या 2 सेल करना है? ये समझ में आ गई बात? यस सर। वेरी गुड। अभी मैं कोई स्टॉक में हेवीली बुलिश हूं,
देखो हैवीली बुलिश एक साल के लिए नहीं हुआ जा सकता, हैवीली बुलिश 6 महीने के लिए नहीं हुआ जा सकता, हैवीली बुलिश 5 दिन के लिए नहीं हुआ जा सकता, हैवीली बुलिश सिर्फ इंट्राडे में ही हुआ जा सकता है। क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे स्टॉक को पकड़ लेते हैं जिस स्टॉक में हाई मोमेंटम है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंट्राडे में कोई स्टॉक आपने ढूंढ लिया आपकी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज की वजह से, या फिर कल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे किसी स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है और वो स्टॉक आपको सही लग रहा है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक लगार्ड स्टॉक था, अब तक बैंकिंग स्टॉक सारे चले थे, निफ्टी नया हाई बना रहा था, बैंक निफ्टी ऊपर की ओर चल दिया था और एचडीएफसी बैंक नहीं चला था, और एचडीएफसी बैंक अचानक ही आपको कॉन्सेप्ट के वेबसाइट में बिल्टअप में जाके आपने देखा या फिर एनएससी की वेबसाइट पे जाके ओआई स्पॉट में देखा और आपको दिखा कि उसमें प्राइस भी बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है, तो ऐसे स्टॉक इंट्राडे के लिए बेहतरीन होते हैं। तो ऐसे स्टॉक में अगर इंट्राडे में करना है तो आप नेकेड कॉल बाय कर सकते हो। नेकेड कॉल बाय का मतलब है कि मैंने सिर्फ एक कॉल बाय किया है, स्प्रेड में काम नहीं किया है। देखो जब आप नेकेड कॉल बाय करते हो तो इतना ध्यान रखो कि थीटा आपका दुश्मन है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपके कॉल की कीमत कम होगी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं कर सकते तो डोंट ट्राई दिस एट होम। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हो, इंट्राडे में मूव पकड़ सकते हो, तो ऐसा बाय कॉल करो। कई बार किरण सर जैसे इंट्राडे में टेक्निकल मूव बहुत पकड़ते हैं, राइट। अगर ऐसे मूव पकड़ लिए और कॉल बाय कर लिया तो हो सकता है कि 15 रुपए का कॉल 5 मिनट के बाद 30 रुपया ट्रेड कर रहा हो सकता है कि 20 रुपए का कॉल 10 मिनट के बाद 100 रुपया ट्रेड कर रहा हो। जो राउंडिंग बॉटम से आप एक्साइट होते हो और जो राउंडिंग बॉटम 2 साल में 5 गुना पैसा करती है, वही पैसा 5 गुना आपको 10 मिनट में होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ऐसे ट्रेड का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, तो इतना ही ध्यान रखिए, until and unless you are smart enough, until and unless you are very fast enough, until and unless you have the proven knowledge along with you, don't do such kind of a trade. If you are great, then do such kind of a trade. Naked call को बाय करो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो। हो सकता है कि 15 रुपए वाला कॉल 30 रुपया हो जाए, हो सकता है 100 रुपए वाला कॉल 160 हो जाए। 1 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसे ट्रेड को अगर आप मोर देन 3 आवर्स रख रहे हो तो आप क्राइम कर रहे हो। अगर ऐसे ट्रेड को आपने अपने अकाउंट में 3 आवर्स से ज्यादा रखा तो थीटा आपको दुश्मन बनेगा। थीटा 3 आवर के बाद हो सकता है कि आपके ऑप्शन के प्रीमियम को घटा दे। ऐसे ऑप्शन के प्रीमियम को आप ओवरनाइट छोड़ के घर पे जाते हो। ओवरनाइट नेकेड कॉल बाय छोड़ के घर पे जाना क्राइम के बराबर है। फिर भी मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ये क्राइम करने की इच्छा रखते हो, कई लोग ये क्राइम कितने दिनों से कर भी रहे हो, और ऐसा क्राइम करने वालों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। मैं क्या कहता हूं, कोई भी बिजनेस करने से पहले आजू बाजू में देखो। हमारे गुजरातियों में कहावत है, और मैं आपको ये कहावत अच्छी है इसलिए बता रहा हूं, सिंधियों में भी ऐसी ही कहावत है, जो लोग आजू बाजू वाले लोग जो बिजनेस में कर सकते हैं वही बिजनेस तुम भी जाके करो। हमारे में ऐसा कहा जाता है, सिंधी लोगों में भी ऐसा कहा जाता है कि जो बिजनेस प्रूवन है वही करो, जो बिजनेस अनप्रूवन है वो ना करो। आपके आजू बाजू में पहले 10 ऐसे लोगों को ढूंढो जिसने ऑप्शन बाय करके कमाया है। एटलीस्ट 10 लोगों को ढूंढो। अगर 10 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने ऑप्शन बाय करके 1 लाख का 2 लाख किया है, या 2 लाख का 5 लाख किया है, या 5 लाख का 10 लाख किया है, तो ऐसे लोग से जाके आप सीखो और फिर ऑप्शन बाइंग करो। ऑप्शन बाइंग निहायत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि थीटा के अगेंस्ट में काम करना होता है, विंड के अगेंस्ट में नाव चलानी होती है। कभी ना कभी हम भी बाय करेंगे, मैं आपको बाय करना सिखाऊंगा, क्योंकि बाइंग में आरआर रेशियो बहुत होता है। पैसे 2 रुपये लगाओ 5 रुपये हो जाता है, 15 रुपया लगाओ 30 रुपया हो जाता है, 100 रुपया लगाओ 160 रुपया हो जाता है। आरआर रेशियो बाइंग में बहुत अच्छा आता है, इसलिए कभी ना कभी हम बाइंग करेंगे, लेकिन वी हैव टू बी डैम श्योर अबाउट इट। एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो नो कि ऑप्शन बाइंग किया है तो मैं पैसा गंवाने के लिए रेडी हूं। कई बार मैं पैसा गंवाने के लिए रेडी होता हूं। अगर मेरे 10 स्टॉक सही पड़ गए, मेरे 10 ट्रेड अच्छे हो गए, अगर मेरे को 10,000 रुपया मिल गया तो 1-2 हजार की बाइंग में कर सकता हूँ। 1-2 हजार चले गए तो चलेगा, क्योंकि मैं 10,000 घर पे लेके आया हूँ। अगर ऐसा कोई माहौल हमारे पास अगले 3 महीनों में आएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि हम ऑप्शन बाइंग करेंगे।
राइट, लेकिन वरना तब तक नहीं करेंगे। ऐसे ट्रेड को ओवरनाइट छोड़ के मत जाओ। अगर ओवरनाइट छोड़ के ऐसे ट्रेड को जा रहे हो, गुरुवार को जा रहे हो, तो शुक्रवार को आपको ब्रेक इवन में आने के वांदे पड़ जाएंगे, राइट। ये जिन लोगों ने ऑप्शन खरीदा है आज तक, उन लोगों का ये एक्सपीरियंस होता है, राइट। मैं कई लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने बाय करके एक्सपीरियंस देखा है ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना? यस और नो, टेल मी प्लीज। यस सर, यस सर, यस सर। जब नहीं मैंने होता कैश सर को profit। बाय किया था फ्राइडे में, तो वो 6 चल रहा था उसका, तो नेक्स्ट डे उसने 740 का हाई किया, लेकिन वो मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं ऑर्डर, और सेम डे मैंने 10,000 का लॉस बुक किया अभी रिसेंट फ्राइडे को ही। राइट मैडम, ये तो एक ट्रेड है, उसमें भी बैड एक्सपीरियंस है। अगर सोचो कि 10 ट्रेड करो और एक डीएलएफ मैंने बाय किया था, तो उसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। सर पहले मैडम से बात करूं, फिर बीच वाले जो आ रहे हैं वो फिर से बात करेंगे। हाँ, तो मैडम, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल इफ यू डू बाइंग, योर सक्सेस रेशियो विल बी लेस एंड योर पॉप आल्सो विल बी लेस। जब आप बाइंग करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है। वो ट्रेड आप डाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किसी सॉफ्टवेयर में, राइट। और आज हम ऐसा थोड़ा बहुत देखेंगे। तो ऐसा करने से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होता है। अगर ऐसे 10 ट्रेड करोगे तो एक आध में प्रॉफिट मिलेगा, और एक आध प्रॉफिट में कमाने के चक्कर में आप 10 में पैसा गवा दोगे। 10,000 मिलेगा, एक बार मिल गया तो 1,000 करके 10 में गंवाने वाले हो, राइट। तो ये जब तक आपको कंफर्म नहीं होता, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप ये कर सकते हो। एक्चुअली यही तो इसीलिए मैंने ये कोर्स इसीलिए किया था कि मुझे ऑप्शन का कुछ भी नॉलेज नहीं था। सिर्फ लगता है कि स्टॉक बढ़ रहा है तो नियर बाय एटीएम लेके बाय करूंगे, फिर 1-2 रुपया निकाल के ले जाएंगे, ऐसे हिसाब से कर रहे थे। कुछ ऐसा टेक्निकल नॉलेज तो कुछ भी नहीं था, राइट। तो अभी ये नॉलेज आने की वजह से आपको फायदा हो जाएगा। एटलीस्ट यू विल नॉट डू नेकेड कॉल बाय until and unless you are picking up the momentum of 15 minute, 30 minute और maybe 1-2 hours। ओके, जो भाई साहब बीच में अभी बोल रहे थे वो आ सकते हो। बताओ क्या कुछ बता रहे थे सर आप? सर नेकेड ऑप्शन बाय और पुट कॉल और पुट बाय करो, वो फर्स्ट 15 डेज में अगर क्लियर कर लेते हैं ना, तो टाइम डीके का प्रॉब्लम कम आता है। जी हाँ, आप कर रहे हो रेगुलर ऐसा? मैं ज्यादातर प्रीफर करता हूँ फर्स्ट 15 डेज में क्लियर कर लो। हाँ, तो आप बाइंग करते हो रेगुलर बेसिस पे? रेगुलर में जब भी करता हूँ बाय करता हूँ, क्योंकि सेल करने में मार्जिन भी लगता है और दूसरा डर लगता था अभी तक, आज के बाद नहीं लगेगा। हाँ, तो सेल करने से मैं कतरा रहा था। नहीं, अगर आप बाय कर रहे हो तो बाय करके बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाता है। हाँ, अच्छा खासा तो नहीं बनता है, लेकिन बना है, वो मैंने बना है थोड़ा बहुत भी। राइट, तो मैं क्या कहता हूँ कि बाय कंसिडरिंग द पॉइंट दैट आई हैव सेड, यू कैन मेक कंसिडरेबल प्रॉफिट सर। तो थोड़ा बहुत बना है तो थोड़ा बहुत के लिए इतना सारा मेहनत मत करो, थोड़ा बहुत तो यूं ही बन जाएगा, राइट। अगर आप ये स्ट्रेटेजी को जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो, राइट। तो बाइंग से अच्छा है, और बाइंग भी करना है तो आज के बाद कंसिडर बाइंग अ कॉल स्प्रेड, राइट, राइट, नॉट कॉल। ओके सर, रेगुलरली मंथली मुझे ज्यादा, अब 4% बोल रहे हो, 2 से 3% भी मिलता है, बहुत है। सालाना 24%, 30% हो गया, इनफ। तो इतना तो मिनिमम मिल सकता है। तो जो मैं कह रहा हूँ वो ज्यादा सुनोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मेरा अकाउंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू सर। जी जी, वेरी गुड सर। आई हैव अ क्वेश्चन। लास्ट वेडनेसडे LIC फाइनेंस का एक नेकेड कॉल लिया था मैं। एक्चुअली इसी तरह आई हैव अ बैड एक्सपीरियंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, सब में प्रॉफिट आ रहा था, बट आई डोंट नो व्हेन टू बुक, लाइक एट व्हाट टाइम बुक। सेम डे में प्रॉफिट दिखा रहा था, एंड जस्ट कैरी फॉरवर्ड करने से थीटा का, वो जस्ट ग्रिक्स का देखने का भी नेक्स्ट डे और विद इन 1 or 2 days में पूरा प्रॉफिट वाइप ऑफ हो जा रहा था। सो आई डोंट नो एग्जैक्ट एट व्हाट टाइम आई हैव टू बुक द प्रॉफिट। इसी वजह से सक्सेस रेशियो कम हो रहा था, लॉस तो ज्यादा हो रहा था। राइट, तो नाउ यू नो व्हेन यू बाय अ कॉल, कीपिंग इट bought call in your account for more than 1 day is a crime, right? Yes sir, yes. So now you know कि अगर कॉल बाय किया है, प्रॉफिट दिख रहा है 1 घंटे के बाद, तो निकल ही जाना चाहिए। पुट बाय किया है, प्रॉफिट दिख रहा है 1-2 घंटे में, तो निकल ही जाना चाहिए। ओके, Sir, is any unique like that, unique strategy or
इस तरह कुछ है हमको मोमेंटम इंडिकेटर है डेल्टा थीटा गामा कॉम्बिनेशन अगर इतने के बाद में बाय करके जस्ट RSI एंड हमारा टेक्निकल इंडिकेटर जिस तरह इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में व्हाट टाइम निकलना है व्हाट टाइम एंट्री करना है इस तरह कुछ स्कैनर और इंडिकेटर कुछ ऐसा कुछ स्कैनर आपको टेक्निकल एनालिसिस में बाय दिखता है तो आप कॉल बाय कर सकते हो, लेकिन जब आपने कॉल बाय किया और मूवमेंट नहीं आया तो तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा मोमेंटम पिकअप कर पाते हो तो ही बाय कॉल बेहतर है। और अगर आप ऐसा पिकअप कर पाओगे तो मैं बता दूं, आई नो, देखो मैं बता रहा हूं, आई नो फ्यू पीपल हु हैव मेड, अभी एक आदमी है, आई थिंक ही नाउ कम्स ऑन द टीवी एज वेल, सो ही हैज बिकम अ ग्रेट ट्रेडर। उन्होंने SBI में सिर्फ एक ही ट्रेड में 2 करोड़ रुपया खाली SBI में बनाया। Yeah, sir, I saw that. Right? 1 crore. Yes, yes. तो ऐसे लोग होते हैं जो बाय कॉल करके, लेकिन उसके लिए आपको इंट्राडे मूवमेंट देखने की काबिलियत चाहिए। अगर ऐसा काबिलियत है आप में तो आप बाय कॉल कर सकते हो। बाय कॉल में RR रेशियो हमेशा बहुत ही फेवरेबल रहता है। बाय कॉल करोगे तो मजा आएगा, लेकिन बाय कॉल अगर आपने किया तो आपके अकाउंट में छोड़ के मत जाना। बाय कॉल की जगह अगर छोड़ के जाना है तो कॉल स्प्रेड छोड़ के जाना, राइट? यस सर, एक्चुअली वही मिस्टेक में किया था सर। लास्ट वेडनेसडे तक मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में कुछ लिया था, इट वाज शोइंग लाइक ए 30-40,000 प्रॉफिट। नेक्स्ट डे इट वेंट टू द वाइप अप लाइक ए 8,000 माइनस आफ्टर वन डे। I can understand that happens, right? Okay, thank you. चलो, अभी ये सारे ग्रीन कलर का मैंने किया है, यानी अगर आप बुलिश होते हो तो ग्रीन कलर का ट्रेड है, विथ द ट्रेंड है। लेकिन कई बार हम कॉन्ट्रा कॉल लेते हैं, यानी जब मार्केट बुलिश होता है तब हम बेरिश बनते हैं। मार्केट सब बुलिश दिख रहा है, लेकिन जब मार्केट ओवरली बुलिश होता है, एक्सट्रीम एंड पे आ जाते हैं, तो हमें सौदा कॉन्ट्रा लेना चाहिए। इवन ग्रीडी बायर्स आर एविडेंट, बुल्स आर ऑलमोस्ट एट टायरिंग स्टेज, वॉलेटिलिटी इज एट इट्स पीक। जब वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गया है, बुल्स आर ग्रीडी, IVP देखने से पता चल जाता है कि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गया है। बुल्स आर ऑलमोस्ट एट टायरिंग स्टेज, जैसा हमने टाटा स्टील में देखा। ऐसा कुछ दिख रहा है तो उस टाइम पे आप बेरिश सौदा ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग कॉल कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हो या फिर सेल कॉल स्प्रेड कर सकते हो। इवन दो एवरीवन इज बुलिश, मान लो कि मार्केट इतना ऊपर आ गया है और यहाँ पे 1,000 रुपए पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये एक्सट्रीम एंड आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, 1100 का एक CE बेचो। 1100 का CE बेचने से ऊपर की ओर अनलिमिटेड लॉस आ सकता है, तो हो सकता है कि 1150 का CE सेल कर दो, 1150 का CE बाय कर दो। ये CE आपने सेल किया, प्रीमियम घर पे रह जाएगी। ये CE आपने हेजिंग के तौर पे बाय कर ली, 11,000 का CE बेचा, 11,150 का CE खरीद लिया, यानी कि आपको लिमिटेड लॉस होगा अगर मार्केट ऊपर गया तो, अगर ऊपर नहीं गया तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा। तो ये कॉल स्प्रेड बेच के काम कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना है और 1,000 पे मार्केट आ गया, लेकिन आपको लगता है कि 1100 से ऊपर ये स्टॉक नहीं जाएगा, तो आप क्या करो, 1100 का CE सेल करो इस महीने का, और नेक्स्ट महीने का 1100 का, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट महीने का 1100 का CE बाय कर लो। एक्सक्यूज मी, हाँ, तो नेक्स्ट महीने का बाय कर लो। ऐसा कुछ आप कर सकते हो, राइट? तो ये दोनों तरह के ट्रेड आप कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हो, इवन दो यू आर बुलिश। फ्रेंड्स, ये तो हो गई बुलिश की बात। अगर बेरिश होंगे तो क्या करेंगे, लिटरली मिरर इमेज। अगर मैं बेरिश हूं तो मैं एक तरह का बेरिश हो सकता हूं कि मैं माइल्ड बेरिश हूं। वैसे तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन शायद जोरों से ना भी जाए। वैसे तो मार्केट नीचे भी जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे जाके रुक भी जाए। वैसे तो मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन ना भी जाए। अगर ऐसा आपका व्यू है तो आप माइल्ड बेरिश हो सकते हो। माइल्ड बेरिश का मतलब है कि आप पुट स्प्रेड बाय करोगे। पुट स्प्रेड बाय करने का मतलब है कि आपके पास 500 रुपए का स्टॉक का करंट प्राइस है। अगर स्टॉक प्राइस करंट प्राइस है, अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो हो सकता है कि आप 500 का PE, 500 का PE बाय कर लो। और नीचे 450 से नीचे नहीं जाएगा ऐसा आपको लग रहा है, तो 450 का CE सेल कर दो। 500 का PE बाय, 450 का सेल कर दिया। इसका मतलब है कि आपने बाय पुट स्प्रेड किया। बाय पुट स्प्रेड हर हाल में बेहतरीन स्ट्रेटेजी है।
अगर ऐसा आपको करना है तो 2 वीक के बाद ये स्ट्रेटेजी अपने अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। मुझे एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं। अगर आप किसी स्टॉक में बेरिश हो, हाँ, आप मुझे ये नहीं पूछ सकते कि सर मुझे बेरिश रहना है या बुलिश रहना है। आपका अगर व्यू है बेरिश तो आप हो सकते हो। व्यू कैसे क्रिएट करना है आपको खुद को पता है। व्यू कैसे क्रिएट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस देख के आपको खुद को पता है, राइट। तो उस तरह से व्यू क्रिएट करो और फिर ऐसा बाय पुट स्प्रेड करो। अगर आपको लगता है बाय पुट स्प्रेड, समझ गए आप लोग? यस सर। Yes, sir. तो बाय पुट स्प्रेड की तरह ही एक दूसरा सौदा होता है और उसको हम बोलते हैं सेल पुट स्प्रेड। मान लो कोई एक स्टॉक है जिसका करंट प्राइस है 500 रुपीज। अगर मुझे लगता है कि ये नीचे ही जाएगा लेकिन शायद ना भी जाए, अगर ऐसा मेरा व्यू है कि शायद ना भी जाए, तो हो सकता है कि मैं 480 की पुट सेल करूं, 480 की पीई सेल करूं, लेकिन 480 की सीई सेल करूं। सॉरी, हाँ, मुझे मार्केट नीचे जाए ऐसा लग रहा है लेकिन शायद नीचे ना भी जाए। अगर ऐसा लग रहा है तो मैं 400 की सी सेल करूंगा। गाइस, पता चल गया मैं क्या कह रहा हूं? मार्केट वैसे नीचे जाएगा लेकिन ना भी जाए, अगर मेरी ऐसी उम्मीद है तो मैं नहीं 480 भी नहीं, सॉरी मैंने प्रॉब्लम। ओ माय गॉड, 500 का करंट प्राइस है स्टॉक का, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा लेकिन शायद ना भी जाए। अगर मेरा ऐसा व्यू है तो मैं 500 के ऊपर का कोई कॉल बेच दूंगा। मान लो कि मैंने 510 सीई बेच दिया, 510 रुपए का एक सीई बेच दिया। अगर मैं 510 का सीई बेचूंगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, इसलिए मुझे कोई एक सीई खरीदना पड़ेगा। हो सकता है कि मैंने 530 का सीई खरीद लिया, 530 का सीई मैंने बाय कर लिया। तो ये हो गया कॉल स्प्रेड सेल करना। क्या ये समझ में आ गया आपको? मैं एक एग्जांपल वेरी शॉर्टली लेने वाला हूं, करंट मार्केट के एग्जांपल वेरी शॉर्टली लूंगा मैं आपके लिए, राइट। तो ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप माइल्ड बेरिश है तो आप बाय पुट स्प्रेड भी कर सकते हो, सेल कॉल स्प्रेड भी कर सकते हो। अगर आप बेरिश हो लेकिन आपको एक नीचे एविडेंट सपोर्ट दिखता है, यानी आपको लगता है कि ये मार्केट नीचे तो जाएगा लेकिन कुछ लेवल के नीचे कतई नहीं जाएगा, कुछ लेवल के नीचे ये जाने की उम्मीद डिस्मल है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक पुट खरीदो, ये लेवल के 2 पुट बेच दो। आप पुट रेशियो स्प्रेड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पुट रेशियो स्प्रेड करना है लेकिन पोजीशन थोड़ा डाइल्यूटेड रखना है, थोड़ा माइल्ड रखना है, मुझे क्या बोलते हैं रिपेयर करने का टाइम मिले, ऐसा अगर आप कुछ सोचना चाहते हो तो पुट रेशियो स्प्रेड लैडर करो, पुट रेशियो लैडर करो। उसमें क्या करना होता है, एक पुट आपको खरीदना होता है, एक पुट यहां पे बेचोगे, दूसरा पुट और नीचे बेचोगे, ऐसा कुछ ये पोजीशन कर सकते हो। क्या ये ट्रेड भी आप समझ गए? कंसिडरेबल बेरिश। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप हेवीली बेरिश हो, यानी आप इंट्राडे के लिए बेरिश हो, अगर आप मोमेंटम पकड़ सकते हो, किसी स्टॉक में ब्रेकडाउन हुआ है या नीचे की ओर ब्रेकआउट हुआ है, ऐसा आप पकड़ सकते हो, या फिर एनएसई की वेबसाइट पे जाके ओआई स्पॉट देख के आपको पता चलता है कि आज पूरे मार्केट में बेरिश माहौल है और आप उसमें से कोई अच्छा वाला बेरिश ट्रेड पकड़ सकते हो और आपको लगता है कि ये स्टॉक नीचे ही जाएगा, तो उस स्टॉक में आप बाय पुट करो। बाय पुट करने से, नेकेड पुट बाय करने से आरआर रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, और अगर वो स्टॉक अगले 5 मिनट में, अगले 10 मिनट में, अगले 1 घंटे में, अगले 2 घंटे में अगर वाकई में नीचे चला गया तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ जाएगा। हो सकता है कि आपने जो पुट 100 रुपए में खरीदा होगा वो 200 रुपए तक हो सकता है। हो सकता है कि आपने जो पुट 50 रुपए में खरीदा है उसकी कीमत 300 रुपया हो जाए। लेकिन इसमें इतना ही है कि 3-4 घंटे में मूव आना चाहिए। अगर 3-4 घंटे में मूव नहीं आया तो अपने बाय पुट स्प्रेड को या तो बाय पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दो, या फिर बाय पुट में से निकल जाओ। अगर आप चाहते हो वो मोमेंट आपको नहीं मिलता है तो आपको निकल जाना चाहिए, थोड़ा बहुत लॉस आता है तो भी आपको निकल जाना चाहिए। बाय पुट रख छोड़ के अपने अकाउंट से नहीं जा सकते। अगर मान लो बाय पुट आपने ओवरनाइट रखा है तो थीटा आपका दुश्मन हो जाता है, और थीटा जनरली बहुत बड़ा लॉस कराता है। तो ओवरनाइट ये पोजीशन नहीं रखना है। ओवरनाइट से पहले बाय पुट स्प्रेड कन्वर्ट कर दो, या फिर बाय पुट से निकल जाओ, दोनों में से एक पोजीशन करो। इंट्राडे में ही मूव आना चाहिए।
अगर आप ऐसी इंट्राडे मूव पकड़ सकते हो तो आरआर रेशियो बढ़ेगा। अगर ऐसा सौदा करते हो तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं ऐसा सौदा नहीं करता हूं, कई कबार करता हूं, लेकिन अपने क्लाइंट्स को मैं नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं कि 12 रुपए का कॉल खरीदो, तो जब मेरे इंटरनेट अगर मेरा स्लो है, ऐसा कुछ है, तो मेरा मैसेज आपके तक पहुंचेगा, तब तक ये 12 रुपए का कॉल सीधा 15 रुपया हो जाता है। और आप बोलते हो कि 12 में बाय करने को बोला, लेकिन जब मैं बाय करने गई तो 15 रुपया हो गया था। फिर मैं बोलता हूं कि अभी 16 रुपए में बेचो, 4 रुपए का प्रॉफिट। यानी ये 4 रुपए का प्रॉफिट एक्सेल शीट पे दिखता है, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आता है। तो ऐसे ट्रेड देखने के लिए निहायत ही फास्ट होना पड़ता है। अगर आप ऐसा काम कर सकते हो तो करो। एक्सट्रीम एंड पे, और ऐसा भी नहीं, जैसा अभी किसी भाई साहब ने हमारे साथ शेयर किया, आई नो ही इज थिंकिंग, ही हैज अ गुड विशेस फॉर आवर ग्रुप। तो वो बोल रहे हैं कि पहले 15 दिनों में थीटा बहुत कम गिरेगा, तो पहले 15 दिनों में नेकेड कॉल बाय करो या नेकेड पुट बाय करो। मैं कहता हूं पहले 15 दिनों में के लिए भी नेकेड कॉल और नेकेड पुट बाय नहीं करना है, राइट? उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है उनकी स्ट्रेटेजी में, लेकिन मैं कहता हूं कि हम थोड़े बहुत के लिए नहीं आए हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना है तो वो तो हम यूं ही कर पाएंगे, अगर आप मेरी बातों को मानोगे, मेरी चीजों को समझ लोगे तो थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए बाय कॉल और बाय पुट घर पे ले जाने की कोशिश मत करो, प्लीज मत करो। मैं कह रहा हूं मत करो, इसलिए मत करो। इंट्राडे तक सही है, डे एंड में नहीं ले जाना है। एक्सट्रीम एंड, अगर आपको एक्सट्रीम एंड लगता है, अगर आपको लगता है कि नीचे आके सेलर थक गए हैं, अगर आपको लगता है कि बेयर्स आर द टायरिंग स्टेज, अगर आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गया है, आईवीपी बहुत बढ़ गया है, ऐसा कुछ नजर आता है, तो इवन दो everyone is bearish into the market, but what you do is you do put calendar spread or you do the sell put spread. मान लो कोई एक स्टॉक नीचे ही आ रहा है, नीचे आ रहा है, मान लो 50 रुपए तक आ गया, अगर आपको लग रहा है कि 50 रुपए से वो नीचे 40 रुपए तक नहीं जा सकता, तो आप क्या करो, 40 का पीई सेल करो। 40 का पीई सेल करोगे, अगर मार्केट नीचे आ जाएगा तो अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा, इसीलिए आपको 35 का पीई बाय करना पड़ेगा। तो 35 का पीई आप बाय कर सकते हो। ऐसा आपने काम कर दिया, यानी कि मार्केट बेरिश है लेकिन आप ये सौदा बुलिश कर रहे हो। इट इज कॉल्ड ए सेल पुट स्प्रेड। तो ऐसा आप कर सकते हो, सेल पुट स्प्रेड कर सकते हो, या फिर लॉन्ग पुट कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हो। 40 का पुट सेल किया और अगले महीने का 40 का पुट बाय कर लो, अगले महीने का 40 का पुट बाय कर लो, राइट? इट इज कॉल्ड एज कैलेंडर स्प्रेड। अगर कैलेंडर करोगे तो चलेगा। तो कौन से टाइम पे कौन सा स्ट्रेटेजी करना है, ये फ्रेंड्स मैंने अभी आपको सिखा दिया। और एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो क्या है। देखो, रेंज बाउंड मार्केट को फ्यूचर में नहीं ट्रेड किया जा सकता, कैश में नहीं ट्रेड किया जा सकता, फ्यूचर में नहीं ट्रेड किया जा सकता। रेंज बाउंड मार्केट को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड किया जा सकता है। रेंज बाउंड मार्केट में ज्यादातर लोग सेल स्ट्रेंगल करते हैं। सेल स्ट्रेंगल इसलिए करते हैं कि दोनों स्ट्राइक के बीच के डिफरेंस बहुत होता है, यानी दायरे में रहने का चांसेस बहुत है। मार्केट के दायरे में रहने का चांसेस बहुत है, मार्केट कहीं पे भी एक्सपायर हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। सेल स्ट्रेंगल करना चाहिए। सेल स्ट्रेडल करोगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन एक ही पॉइंट पे सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मार्केट इधर चला गया तो पैसा कम हो जाएगा, इधर चला गया तो कम हो जाएगा, इधर चला गया तो कम हो जाएगा, और मार्केट की रेंज भी कम हो जाती है। तो इसमें रेंज कम हो जाती है स्ट्रेडल में, स्ट्रेंगल में रेंज बढ़ जाती है। इसीलिए आपको ट्राई करना है तो स्ट्रेंगल सेल करके कर सकते हो। लेकिन ये दोनों स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ अनलिमिटेड लॉस है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सेल आयरन कॉन्डोर करो। सेल आयरन कॉन्डोर इज रिलेटिवली अ सेफ स्ट्रेटेजी। यहां पे आपका दोनों तरफ लिमिटेड लॉस है, लेकिन हाँ 1:9 का आरआर रेशियो था हमारे एग्जांपल में, लेकिन 9 कब मिलेगा, एक ही पॉइंट पे मिल सकता है 9। तो मैं कह रहा हूं कि उससे भी अच्छा स्ट्रेटेजी है आयरन कॉन्डोर ट्रेड करो। आयरन कॉन्डोर ट्रेड करने का बहुत बड़ा फायदा है, लॉस इसके अंदर लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है, लेकिन प्रॉफिट बनाने का दायरा बहुत बढ़ जाता है। इतने बड़े दायरे के अंदर कहीं पे भी रहोगे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा, मैक्स प्रॉफिट होने के बहुत सारे चांसेस है। तो आयरन कॉन्डोर इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी विच यू कैन डू। फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी सिलेक्शन में रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी कहीं पे भी ट्रेड हो सकती है, रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी ऑप्शन में ही ट्रेड हो सकती है। इसलिए आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो तो रेंज बाउंड पे फोकस करो, यहां आपको बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ नजर आएगा।
So I want you to focus on the range bound strategy. These are amazing strategies. फ्रेंड्स, ये तो हमने सीख लिया, यहां तक तो हम पहुंच गए। कितने बजे हैं? 4:20। यहां तक तो हम पहुंच ही चुके हैं फ्रेंड्स, यहां तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। थोड़ा आगे भी थोड़ा सीख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, आप ये सोचो कि मैंने ये जो अभी तक बताया, यानी मैंने वो बताया कि मैंने इतने सारे स्ट्रेटेजी सिखाए, उसमें से कौन से स्ट्रेटेजी कब करने चाहिए। वो ये स्लाइड आपको मिल जाने वाला है, ये आप लोगों को पता है। लास्ट ईमेल, जो 3rd ईमेल मैंने किया था लंच ब्रेक में, उस ईमेल में मैंने आपको एक फाइल दिया था। वो फाइल क्या है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। मैंने आपको वो फाइल दिया था कंप्लीट ऑप्शन स्ट्रेटेजी वाला फाइल, यानी ये फाइल मैंने आपको दिया था। अगर ये फाइल आप देख रहे हो तो इस फाइल में आपको पता चलेगा कि लॉन्ग कॉल कैलेंडर स्प्रेड में कॉस्ट ऑफ द स्प्रेड, यानी ये स्प्रेड बने की लागत कितनी आएगी। जो भी नेट डेबिट है वो आपकी लागत आएगी। अगर आप एक कॉल खरीद रहे हो, 160 रुपए का खरीद रहे हो, तो 160 रुपए की उसकी मैक्स लागत है उस स्टॉक उस खरीदने के लिए। नेट डेबिट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप देख लोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इसको नेट डेबिट कहा जाता है, राइट। इसको यहाँ पे लिखा गया है नेट डेबिट। तो हर एक चीजों का एब्रीविएशन फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है, तो एब्रीविएशन का ग्लॉसरी टर्म्स मैंने ऊपर दे दिया हुआ है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कॉल बाय किया तो स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट डेबिट, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। इस स्ट्रेटेजी का मैक्सिमम रिस्क क्या है, जो नेट डेबिट आपने किया है, कॉल खरीदने का जो भी चार्ज आपने लगाया है वो पूरा का पूरा पैसा जा सकता है। रिवॉर्ड कितना मिलेगा, इस स्ट्रेटेजी में रिवॉर्ड अनलिमिटेड मिलेगा। मार्केट कौन से पॉइंट के ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे पता है ब्रेक इवन से ऊपर जाएगा आपको पैसा मिलेगा, ब्रेक इवन से नीचे जाएगा लिमिटेड लॉस आपको मिलेगा। तो ये चीज आपको स्ट्रेटेजी देख के पता चल जाती है। शॉर्ट कॉल करते हो तो उसको सेल कॉल भी कहते हैं, सेल नेकेड कॉल भी कह सकते हैं। अगर सेल नेकेड कॉल किया तो उसके अंदर नेट क्रेडिट लगता है, स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट क्रेडिट, उसका ब्रेक इवन पॉइंट है, अनलिमिटेड रिस्क है इसके अंदर, लेकिन प्रॉफिट जो नेट क्रेडिट किया, मैक्सिमम प्रॉफिट इसके अंदर लिमिटेड है, नेट क्रेडिट के जितना ही मैक्सिमम प्रॉफिट है। और उस तरह से सारे स्ट्रेटेजी मैंने आपको बना के दे दी है। लॉन्ग स्ट्रेंगल का क्या है, शॉर्ट स्ट्रेंगल का क्या है, लॉन्ग स्ट्रेडल का क्या है, शॉर्ट स्ट्रेडल का क्या है, हर एक का मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस दिया गया है। बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, बेयर पुट स्प्रेड क्या होता है, बेयर कॉल स्प्रेड क्या होता है, रेशियो स्प्रेड क्या होता है, राइट। रेशियो स्प्रेड फ्रंट डेबिट में बनता है तो कैसे बनता है, पुट रेशियो स्प्रेड क्या होता है, बैक स्प्रेड क्या होता है, रेशियो स्प्रेड लेडर क्या होता है, राइट। रेशियो स्प्रेड लेडर डेबिट में बनता है तो कैसे बनता है, रेशियो स्प्रेड लेडर प्रॉफिट में बनता है तो कैसे बनता है, लॉन्ग विंग्स आयरन कॉन्डूर कैसे बनता है, लॉन्ग विंग्स आयरन बटरफ्लाई कैसे बनता है, लॉन्ग विंग्स आयरन बटरफ्लाई कॉल से कैसे बनता है, राइट, पुट से कैसे बनता है। यानी टोटल more than 40 strategies I have given you 40 strategies। और सारे का यानी ये सारे जो 9 पेज है, 9 पेज का आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, हर बार अपने पास रखना, अपने फोन में भी ये चीज रखना, अपने फोन में घड़ी घड़ी इसको देखते रहना। देखो, हर एक आदमी 1 मिनट में मास्टर नहीं हो जाता, हर एक आदमी 2 दिन में जीनियस नहीं हो जाता, लेकिन यही चीज घड़ी घड़ी आप करते रहोगे तो आप मास्टरी की ओर बढ़ते जाओगे। तो यही चीज आपको देखते रहना है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कोर्स मटेरियल दिया है इतना अच्छा किसी ने दिया नहीं है, तो प्लीज डू द अप्रिशिएशन ऑफ एफर्ट फ्रॉम आवर साइड। हाउ कैन यू अप्रिशिएट अस? बाय रीडिंग दिस मटेरियल ओवर एंड ओवर अगेन। एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रीड करना चाहिए। हमने जो भी स्लाइड आपको भेजा है वो स्लाइड का आपको 2-3 बार रीड करना चाहिए। आपकी बैच में से ही कई लोग होंगे जो सोमवार से मेरे ऊपर क्वेश्चन दागना शुरू कर देंगे, और मैं बोलूंगा कि ये स्लाइड में क्या लिखा है, तो वो लोग बोलेंगे सर वो तो नहीं पता है। तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 1-2 बार स्लाइड पढ़ लो, मैंने जो दिया है उसको पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन करो। देखो, मेरा क्वेश्चन जवाब देने का ना कभी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि जो मैंने बोल रखा है वो तो देख लो पहले, वहां से ही आपका क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जा रहा है तो क्यों टाइम बिगाड़ रहे हो आपका और मेरा क्वेश्चन पूछने में, राइट। आप खुद चीजों को समझ सकते हो। ये मटेरियल अपने आप में ग्रेट मटेरियल है, और इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट निकलवाओगे तो ग्रे और ब्लैक शेडिंग मैंने दिया हुआ है, सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट करवाते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से टाइम पे प्रॉफिट आएगा, कौन से टाइम पे लॉस आएगा।
आप जानते हो कि ये सेंसिबल एक कंपनी है, सेंसिबल कंपनी के ओनर को मैं पहले से ही ईमेल लिखता था, सो वी आर इन टच विद इट, एंड जब से उन्होंने ये मटेरियल दिखाया उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी में भी ग्रीन रेड करना शुरू कर दिया है, राइट, एंड ही शोज एवरी ऑफ दिस स्ट्रेटेजीज लाइक वी डू, राइट। तो एक ही आइडिया हर एक लोग अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। तो कहां पे प्रॉफिट आ गया तो उनको ग्रीन दिखा रहे हैं, बाकी को उनको रेड दिखा रहे हैं, राइट। तो पहले से ही वही काम हो रहा है और वो लोग ने अपने वेबसाइट पे ये स्ट्रेटेजी इस तरह से दिखाना शुरू कर दिया है। सो आई थिंक इन अ वे इट इज वेरी गुड फीचर, एवरीवन इज यूजिंग इट, सो प्लीज डू यूज इट। ओके, अभी मैं क्या सिखाने जा रहा हूं कि इंडिया में कुछ 5 ऐसे स्ट्रेटेजी जिसको यूज कर करके लोग रेगुलर अपने अकाउंट में पैसा बना रहे हैं। तो वो 5 स्ट्रेटेजी, उसका स्ट्राइक सिलेक्शन, कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करनी है, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट मैं सिखाना चाहता हूं। तो क्या मैं सिखाऊं? यस सर। Yes, sir. This one needs break, tea break. टी ब्रेक, एक स्ट्रेटेजी थोड़ा एक दो पेज सिखा दो, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे, राइट। स्ट्रेटेजी सिखाने से पहले एक दो आगे का थोड़ा इंट्रोडक्शन। Yes, sir. तो इंट्रोडक्शन में खत्म कर देता हूं। देखो, ये 5 प्रैक्टिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है। इसको मैंने सारे के सारे स्ट्रेटेजी को यूज किया है, राइट। तो मेरी तरफ से ये एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी है। तो ये स्ट्रेटेजी में ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग की बात आएगी। तो कई लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्यों? तो मेरा पहला कहना है कि एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे लिखा है कि 86%, मोर देन 86% ऑप्शंस एक्सपायर वर्थलेस। मैंने यहां तो डरते डरते 80% लिखा था कि, लेकिन एनएससी की वेबसाइट पे 86% ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस होते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो 86% ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो रहे हैं। इसका मतलब है जिसने भी बाय किया है उन लोगों का लॉस हो रहा है। यानी मैं नहीं कहता हूं, एनएससी की वेबसाइट कह रही है कि 86% ऑप्शन में जिन्होंने भी बाय किया है उन सबको प्राइस 0 हो जा रही है, उन सब का लॉस हो रहा है, ऐसा एनएससी की वेबसाइट कह रही है। यानी बायर लोग लॉस कर रहे हैं मोटे मोटे तौर पे, ऐसा वेबसाइट कह रहा है। जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो थीटा आपकी फेवर में रहता है, इसीलिए विन रेट उसका बहुत हाई होता है। और अगर आपके पास एडजस्टमेंट स्किल्स है तो विन रेट आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर आपके पास एडजस्टमेंट का स्किल है तो विन रेट जो यूं ही ज्यादा है उसको बढ़ा भी सकते हो। थीटा डीकेज नो मैटर व्हाट, दैट इज द एडवांटेज। थीटा डीके सत्य है, वो आपके एडवांटेज में रहता है। ब्रेक इवन, अगर आपने ऑप्शन सेल किया, मार्केट वहीं पे रुक गया तो सीधा प्रीमियम कम होना शुरू हो जाएगा। यानी ब्रेक इवन रहने के लिए, ब्रेक इवन करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक इवन से ऊपर ही आप रहेंगे, हमेशा ब्रेक इवन से सेफ जोन में ही आप रहेंगे। ब्रेक इवन में आने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन बायर को डायरेक्शन में सही होता है। देखो, ऑप्शन बायर को मूव चाहिए, यस और नो? Yes, sir. और वो मूव मैच्योरिटी डे के बाद आ गई तो ऑप्शन बायर को क्या मिलेगा? उल्लू। राइट। तो वो मूव भी चाहिए, लेकिन टाइमली मूव चाहिए। ऑप्शन बायर को मूव चाहिए और वो भी एक्सपायरी से पहले चाहिए। तो ऑप्शन बायर को हमेशा 2 चीजों से लड़ना पड़ता है, डायरेक्शन भी लड़नी पड़ती है और टाइम भी लड़ना पड़ता है। ऑप्शन सेलर को सिर्फ गलत नहीं होना है, मार्केट वहीं पे रहेगा तो भी ऑप्शन सेलर कमा सकता है, राइट। सो ऑप्शन सेलर ऑटोमेटिकली हैज more advantage over it, automatically has more probability. Option writing involves margin, hence capital minded people will stay away. जिनके पास कम रुपया है, आज आप जानते हो कि मार्केट में बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि कम पैसा डाल के उनको ज्यादा कमाना है। यस और नो? मुझे बताओ पहले प्लीज। Yes. Absolutely right, sir. Yes, sir. अभी मैंने फ्री सेमिनार लिया था, उसमें से कई लोग थे, मैं जानता हूं हिरेन जी वहां पे थे, ये रावल साहब वहां पे थे। रावल साहब, कल आपने मेरे लिए कुछ अच्छा मैसेज लिखा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने हमारे आरएम को भी वो लिखा, वो भी मुझे मिला, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स, अभी मुझे याद आ गया। तो रावल साहब थे, हिरेन साहब से मैंने एक फ्री सेमिनार किया था और वहां पे एक क्लाइंट ने मुझे सवाल किया कि सर, ऑप्शन अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मंथली 4-5% रिटर्न कमा सकता हूं,
तो 4-5% रिटर्न कमाने के लिए अगर महीने में मुझे 1 लाख या 2 लाख कमाना है तो मुझे भी 25 लाख 50 लाख का अमाउंट डालना पड़ेगा। ये तो बहुत नहीं हो जाएगा। तो उस क्लाइंट को मैंने पूछा कि आपका प्रेजेंट बिजनेस क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरा प्रेजेंट बिजनेस मेटल का है। मैंने पूछा उसमें आपने कितना पैसा लगाया है, तो उन्होंने बताया उसमें मैंने 5 करोड़ रुपया लगाया है मेरे बिजनेस में। तो मैंने कहा आपके बिजनेस में आप पर मंथ कितना कमाते हो, तो उन्होंने बताया कि हमारे बिजनेस में तो पर मंथ 1 टका भी नहीं मिलता है। तो मैं कहता हूं कि अपने बिजनेस में 1 टका सही लग रहा है आपको, लेकिन जब आप हमारे बिजनेस में आते हो तो महीने का 5 टका कम लगता है। यानी जो भी जोर जबरदस्ती करनी है क्या हम ही पे करनी है आपको, राइट? तो मैंने उनको भी समझाया, मैं आप लोगों को भी समझाता हूं। कई लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं कि यहाँ पे 10,000 लगाओ 1 लाख लेके जाओ। अरे भाई किसको मिला है 10,000 लगा के 1 लाख? बहुत कम लोग हैं। अगर ऐसा किसी को मिला है तो किसी को लॉटरी लगी है। लॉटरी लगती है किसी को, मैं ना नहीं बोलता, लेकिन हर एक को नहीं लगती। और लॉटरी लगने के चक्कर में दूसरा काम धाम छोड़ के यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कैपिटल माइंडेड लोग यहाँ पे है वो 10,000 रुपए लगा के ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए वो सिर्फ ऑप्शन बाय ही कर सकते हैं। उनके पास 1,10,000 का मार्जिन नहीं होता है, उनको स्प्रेड की अक्ल नहीं है, उन्होंने ऑप्शन का कोई वर्कशॉप नहीं किया है, ऑप्शन का कोई मैथोडिकल नॉलेज नहीं लिया है, उनके पास ये सारे चार्ट नहीं रहते, वो ऑप्शन ग्रीक को समझते नहीं। उनको तो सिर्फ इतना ही पता है मार्केट ऊपर जाएगा कॉल बाय करो, मार्केट नीचे जाएगा पुट बाय करो, 1 रुपए का 10 रुपया हो सकता है। मैंने डीएलएफ में कमाया था इसलिए मैं हर बार यही करूंगा। अरे भैया डीएलएफ में कमाया था, 2 बार किया गवाया, 5 बार किया गवाया, गवाते ही रहोगे क्या, राइट? इसको रोको। कैपिटल माइंडेड पीपल विल ऑलवेज गोइंग टू बाय। जो लोग को पता है वो लोग मार्जिन लगा के काम करेंगे। जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो विनर के साइड में रहते हो। मुझे बताओ आपको मार्केट में आना है तो कौन से साइड में रहना चाहिए? विनर के साइड में रहना चाहिए कि लूजर के साइड में रहना चाहिए? विनर। नाउ यू नो कि विनर कहां पे है, तो विनर के साइड में रहो। मिस कॉन्सेप्ट, कई लोग बोलते हैं कि ऑप्शन, सर ऑप्शन सेलिंग में तो अनलिमिटेड लॉस है। जी हाँ, मैं पूछता हूँ अनलिमिटेड लॉस है। फिर मैं उसको पूछता हूँ कि आपके अकाउंट में अभी यस बैंक का स्टॉक पड़ा है, तो वो बोलते हैं कि हाँ पड़ा है। फिर मैं बोलता हूँ कि आपके अकाउंट में आइडिया का स्टॉक पड़ा है, जी हाँ सर 6 महीने से पड़ा है आइडिया का। अच्छा, लास्ट बुल रन था तो आपने ये सुजलोन लिया था, जी हाँ सर 2 साल तक रखा कुछ नहीं हुआ। तो वो क्या अनलिमिटेड लॉस नहीं था? डीएचएफएल खरीद के रखा था, अनलिमिटेड लॉस नहीं था? देखो अनलिमिटेड लॉस हम अलग अलग जगह पे करते हैं, लेकिन ऑप्शन में किसी ने लिख के दिया कि ऑप्शन सेलिंग इज अनलिमिटेड लॉस, तो हम यहाँ पे घबरा जाते हैं। और मैं कहता हूं कि अनलिमिटेड लॉस से घबरा मत जाओ। अनलिमिटेड लॉस की स्ट्रेटेजी को रिस्क डिफाइन करो। अगर आपको स्ट्रेडल सेलिंग में डर लग रहा है तो आयरन फ्लाई कर दो। स्ट्रेडल सेलिंग में डर लग रहा है तो एक स्ट्रेंगल बाय कर लो, आयरन फ्लाई कर दो। अनलिमिटेड लॉस से घबराओ नहीं, अनलिमिटेड लॉस का जुगाड़ करो। आपने अपनी जिंदगी में पहले गाड़ी चलाई थी तो घबराए थे? जी हाँ घबराए थे। तो क्या आपने घबरा के गाड़ी छोड़ दी? नहीं छोड़ दी, गाड़ी चलाने को सीखा। पहली दिन साइकिल चलाई थी तो बैलेंस तो नहीं रहा था, ऑफकोर्स गिर गए थे, तो क्या साइकिल चलाना छोड़ दिया? नहीं सर, मैं सीखा साइकिल चलाना। तो उसी तरह से अनलिमिटेड लॉस से घबरा नहीं जाना चाहिए। डर के आगे जीते। अनलिमिटेड लॉस को ऑप्शन बाय करके, दूर की ऑप्शन बाय करके हेज किया जा सकता है, रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं मार्जिन हाई है। मार्जिन हाई से क्या फर्क पड़ जाता है? विन रेट भी तो यहाँ पे ही हाई है। अगर मुझे कोई एक आदमी बोलेगा, मेरे को मान लो मेरे को नया बिजनेस करना है, मुझे कोई एक आदमी बोलेगा कि 5 लाख रुपया लगाओ नया बिजनेस कर पाओगे, लेकिन पूरा का पूरा पैसा जा सकता है। और दूसरा आदमी बोलेगा कि 15 लाख लगाओ नया बिजनेस कर सकते हो, पूरा का पूरा कभी नहीं जाएगा, आपको 1-2 लाख रुपया तो आता रहेगा। तो मैं 5 लाख में लगाऊंगा या 15 लाख में लगाऊंगा? 15 लाख में लगाऊंगा, क्योंकि 15 लाख अमाउंट ज्यादा है लेकिन वहां पे विन रेट ज्यादा है। यहाँ पे विन रेट नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। रिटर्न इज मॉडरेट। मुझे बताओ किस आदमी ने अनलिमिटेड रिटर्न करके बहुत कमा लिया? राकेश झुनझुनवाला ने बहुत पैसा बनाया, वॉरेन बफेट ने बहुत पैसा बनाया। अरे आप लोगों को मालूम है राकेश झुनझुनवाला का CAGR रिटर्न पर एनम 20% से ज्यादा का नहीं है। वॉरेन बफेट का CAGR रिटर्न पर एनम 19% से ज्यादा नहीं है। वो एक साल में तो 20% पैसा ही बनाता है, लेकिन उसने 47 ईयर्स तक
हर साल 20-20% बनाया है, इसलिए इतना पैसा हो गया। राकेश झुनझुनवाला पिछले 33 ईयर से हर साल 20-20% कमा के इतना बड़ा रीच हो गया। तो हर एक आदमी मॉडरेट रिटर्न कमा के ही पैसा बनाता है। बूंद बूंद से सरोवर बनता है। एक ही दिन में मैं एक वो क्या बोलते हैं टबलर लेके आऊंगा और समुद्र जैसा पैसा लेके जाऊंगा, ऐसा ये मार्केट में नहीं होता है, नहीं होता है। प्लीज, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई, नो। आप अपना पोर्टफोलियो रखोगे अपने ब्रोकर के पास, तो आपके पोर्टफोलियो को अगर आप पोर्टफोलियो को आप प्लेज कर देते हो ब्रोकर के पास, तो ब्रोकर उसके ऊपर हेयर कट लगा के आपको उसके ऊपर पैसे दे सकता है और वो पैसे भी आप यूज कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा ब्रोकर है जिसको आप एफडी भी दो तो एफडी के ऊपर हेयर कट लगा के वही पैसा आपको स्टॉक मार्केट में यूज करने के लिए दे सकता है, ऑप्शन में यूज करने के लिए दे सकता है। यानी कि आपका जो एफडी है वहीं से भी रिटर्न बनेगा और एफडी के पैसों से यहां पे लाओगे तो उसका भी रिटर्न बनेगा। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो उसको कोलेटरल में रखो, उसको प्लेज कर दो, उसके अगेंस्ट में भी पैसा हर एक ब्रोकर देता है और उस ब्रोकर पे काम करो। अगर आपको ऑप्शन राइटिंग करना है तो बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, 1 लाख भी है तो ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो, स्प्रेड बना के करो। 5 लाख भी है तो इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। तो स्टॉक ट्रेड करना है तो 1 लाख काफी है, मिनिमम अमाउंट, सीखने के लिए, समझने के लिए, शुरू करने के लिए। 5 लाख रुपया इंडेक्स के लिए काफी है। तो अगर इंडेक्स ट्रेडिंग करना है तो 5 लाख चाहिए, वो ट्रेडिंग करना है तो 1 लाख चाहिए। 5 ऑप्शन ट्रेडिंग मेथड में आपको सिखाने वाला हूं। पहला ऑप्शन का मेथड है स्टॉक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है तो कैसे ट्रेडिंग करने का। दूसरा मेथड है शॉर्ट स्ट्रेंगल को हेज करके कैसे काम करना है, उसको हम बोलेंगे SNH, शॉर्ट स्ट्रेंगल एंड हेजिंग, SNH। शॉर्ट 3x स्ट्रेंगल एंड हेजिंग। 4 डेल्टा न्यूट्रल एक्सपायरी ट्रेडिंग। 5 प्रोप्राइटरी वीकली इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरे पास 5 मेथड है। मेरे पास छठा भी एक मेथड है, कवर्ड कॉल राइटिंग। और किसी स्टॉक को अगर नीचे से खरीदना है, अगर आपने प्लान किया है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में एशियन पेंट अभी बहुत बढ़ चुका है लेकिन नीचे के प्राइस से मैं खरीदना चाहूं तो वो भी मैं खरीद सकता हूं। ऐसा भी एक स्ट्रेटेजी है जो छठा है। हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था 5 स्ट्रेटेजी सिखाएंगे, मैं एक छठा भी स्ट्रेटेजी आपके पास लाया हूं। अगर आप मुझे आज के दिन टाइम दोगे तो मैं 6 के 6 स्ट्रेटेजी सिखा सकता हूं। हमने तय किया था कि हम 7 बजे तक रुकेंगे, अगर आप 7:30 बजे तक रुकते हो तो मैं 6 के 6 स्ट्रेटेजी आज सिखा दूंगा। और आज रुकेंगे सर रेडी सर, देंगे सर। हाँ, और चलेगा। हाँ, और अगर आपको कोई नहीं भी रुका तो कल एक्सटेंडेड सेशन में ये पांचों के पांचों स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी चाहो मैं आपके लिए रिपीट भी कर दूंगा। चलेगा? थैंक यू। तो चलो इसी नोट के ऊपर हम एक ब्रेक लेते हैं। फ्रेंड्स, द टाइम राइट नाउ इज 4:35। अगर हमें 15 मिनट का ब्रेक लेना है तो कब आना है? अच्छा कैलकुलेशन करके कोई बताओ, कैलकुलेटर यूज करके सर। 4:50। तो 4:50 PM 15 मिनट के बाद हमको आ जाना है। बाय फॉर नाउ। जल्दी जल्दी जाओ, चाय पी के वापस आ जाओ।